झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जो हमारी औरत है वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड और एक बहुत ही नर्म दिल स्पीशीज़ है अल्लाह ताला की। मतलब मैं कहती हूँ ख़वातीन जो हैं, अगर आप उनसे कोई बात करें और वो इमोशनल हो, भले उनके बारे में ना हो, आपके ही बारे में हो, आपके बच्चों के बारे में हो, तो वो उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, बहुत नर्म दिल होती हैं ख़वातीन कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल जो माहौल हो चुका है। ये पहले भी ज़रूरी था, मगर हमारी माँओं और हमारे दरमियान एक इस तरह का गैप रहा है, थोड़ी शर्म, थोड़ा लिहाज रहा है कि हम अपनी माँओं से या माएँ हमसे वो बातें खुल के नहीं कर सकती थी जो अब हमें अपने बच्चों से करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत हसास होती है और शायद वो अपने लिए आवाज़ उठाए या ना उठाए, लेकिन वो औलाद के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाती है। ये कुछ कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी पावर्स डाली होती हैं, भले वो चुप रहती है, अपने लिए बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन अगर उसके बच्चे पर कोई आंच आती है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटती। फिर पता नहीं कहाँ से उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। ये हमने असल ज़िंदगी में, ड्रामों में, फ़िल्मों में, कहानियों में हर जगह देखा है कि औलाद के लिए ऐसी ताकत उसके अंदर आ जाती है कि वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती है। अपने बच्चे की हिफाजत एक सर्टन टाइम तक, एक सर्टन एज तक तो हम कर पाती हैं। जब उसे हम गोद में लेते हैं, जब वो चलने फिरने वाली उम्र में नहीं होता, तो हम हर वक्त उसको अपने सामने रखते हैं और उसके खाने पीने का, उसकी बाकी ज़रूरियात का ख़याल रखते हैं। उसकी एक रोने से हमें पता चल जाता है कि वो किस तकलीफ़ में मुब्तला है। मगर जैसे जैसे वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, भागने दौड़ने लगता है, फिर जाहिर है उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं। स्कूल जाना, खेलने जाना, वैन के ज़रिए स्कूल जाना, कज़न्स के घर में रहना, उनके घर रात जगह करना, ट्यूशन्स जाना, स्पोर्ट्स खेलने जाना। हमें अपने बच्चों को अपने आप से दूर करना पड़ता है, ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम ना करें तो वो दुनिया के साथ शाना बिशाना चल नहीं पाएगा। इसलिए मजबूरन जब हम उसे अपने आप से अलग करते हैं तो बहुत सारे वहम, बहुत सारे वसवसे हमारे दिल में जन्म लेते हैं, स्पेशली तब जब अखबारों में या टीवी पर हम वो ख़बरें सुनते हैं या पढ़ते हैं। जो आजकल रीसेंट केस आपने सारिम का सुना, जिसको सुनकर हमारी रूह कांप गई। एज़ मदर, एज़ औरत हम लरज़ गए और हमने उस माँ का पेन फील किया जो इस वक्त उस पेन से गुज़र रही है, जब उसका बच्चा उसके साथ नहीं, जिसे मोहब्बत से पाला पैदा हुआ इतनी मुश्किलों से, और उसके बाद अब वो इस दुनिया में नहीं। तकलीफ़ दे, उसकी जो तकलीफ़ दे मौत है वो हम सबको हिला कर रह गई है। और अब वो वक्त आ गया है जो हमने अपने बच्चों से खुल के बात करनी है, उनको समझाना है, उनको ना कहना सिखाना है, उनको ये बताना है कि उनके लिए क्या ख़तरनाक है, किस तरह अपने आप का बचाव करना है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे करीब नहीं है।
इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि वो चीख सके, नो कह सके, और जब हम उसके करीब नहीं हैं तो वो मुकाबला कर सके। आज एक इम्पॉर्टेंट शो है ना सिर्फ माँओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए। मुझे पता है आज छुट्टी है स्कूलों की और बच्चे इस वक्त घर पर शायद मौजूद होंगे, तो मैं चाहूँगी कि ये प्रोग्राम सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि बच्चे भी देखें, ताकि जो शायद आप उन्हें ना सिखा सकें हम कोशिश करें सिखाने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के शो में जो एक सेंसिटिव शो भी है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट शो भी है। ये इस तरह के शोज़ करते हुए मतलब दिल डरता भी है कि पता नहीं इस बारे में बात करें या ना, लेकिन बात करना ज़रूरी भी है और इसीलिए फिर कोशिश करते हैं हम कि ऐसे लोगों को अपने पैनल में बिठाएं जो आपको सही तौर पर इस चीज़ को समझा सकें, जो कि आज कल की बहुत मैं कहती हूँ बाकी ज़रूरियात एक तरफ, ये बहुत ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करें, आप पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करें, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का। सो इसीलिए आप मीडिया में भी देखें, अब इस बात पर खुलकर तबसरे और पॉडकास्ट होने लगी हैं ताकि कुछ मीडिया के ज़रिए पेरेंट्स को वाकफियत हो और वो अपने बच्चों को पहले से अटेंटिव करवाएं। सो मेरे साथ आज इस पैनल में मौजूद हैं नज़ीर शाह साहब जो कि रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने का। फिर मेरे साथ यहाँ इस वक्त शो पे मौजूद हैं साइमा कुरैशी जो कि खुद 3 बेटों की माँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल मज़े में। और मेरे साथ इस वक्त सना खान मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त यहाँ बैठी है मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सना, तुमने टाइम निकाला और तुम्हारी स्पेशलिटी बच्चों से ही रिलेटेड है ज़ाहिर है। सो आज बेसिकली जो हम डिस्कशन करेंगे वो बच्चों को लेकर ही होगी ज़्यादातर। हमने इस प्रोग्राम को तब डिज़ाइन किया जब सारिम का केस चल रहा था और रोज़ जब हम उसकी बातें सुन रहे थे वो एक तकलीफ़ दिल में हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। सो उससे हमें यही अंदाज़ा हुआ कि हम जो इस 4 दीवारी में रहकर कर सकते हैं वो ये है कि सारिन की तरह जितने भी वालिदैन हैं और उनके वालिदैन की तरह उनको हम एजुकेट करें, उस क्लास में उस तरह के लोगों में जाकर उनको अवेयर किया जाए। ये शो तकरीबन देखा जाता है हर घर में। सो अगर वो वाले माँ बाप जिनको इस वक्त ज़रूरत है बताने की कि बच्चों को आप प्लीज़ बिठाएं और उनको समझाएं, सो इस शो के ज़रिए हम शायद कुछ हेल्प कर सकें अपनी सोसाइटी की। सारिम के केस पे नज़र डालते हैं। एक मतलब अच्छा नहीं लगता उसको रिपीट करना, न्यूज़ में बहुत सारी दफ़ा रिपीट हुई चीज़ें, लेकिन फिर भी एक पैकेज मेरा ख्याल से मेरी टीम, बल्कि नज़ीर साहब से मैं इस पूरी न्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा एक रिपीटेशन चाहूँगी। जो बहुत सारी ख़वातीन न्यूज़ नहीं देखती इसी डर से, इसी खौफ से, उनको थोड़ा सा पता चले कि क्या बेसिकली हुआ है कुछ दिनों पहले। सारिम के हवाले से स्पेसिफिक आपको बताऊं तो 7 जनवरी को सारिम अपने 1 साल बड़े भाई के साथ अपने अपार्टमेंट की कॉर्नर पे मस्जिद है जहाँ पर वो मदरसा पढ़ने गया था और इनकी एक टाइमिंग थी, तकरीबन 4 बजे तक वापस आ जाते थे। इनके एक ब्लॉक है, तकरीबन 212 फ्लैट्स हैं और जब आप जाते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए, तो उसी एक बाउंड्री वॉल के अंदर ही एक मस्जिद है। जब ये निकलने लगे तो बच्चे जिस तरह शरारत करते हैं, उसने वो इस गली से दौड़ा और वो इस दूसरी गली से जाने लगा, तो बिल्कुल एडजेसेंट है मदरसे के साथ ही। तो वहाँ से जब वो जाने लगा तो काफ़ी देर हुई, जब वो घर पर नहीं आए तो उसकी वालदा ने पूछा कि वो कहाँ पर आया क्यों नहीं, तो उसके भाई ने कहा कि वो दूसरी गली की जानिब से गया था। और ये तलाश बढ़ती गई, ये फिर पुलिस के पास गया, बिलाल कॉलोनी पुलिस के पास, और बाकायदा जाकर जब रिपोर्ट करवाई तो उसके बाद पुलिस आई तो फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे जो है तकरीबन 212 फ्लैट्स की तलाशी वगैरह ली गई, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। अब जब तक केस की हाई पीरियड नहीं होती तब तक उस केस को इतने ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं जाता, ये हमारा एक माशरा है। तो तलाश उसको बाकायदा तौर पर किया गया,
अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ तो उसी वक्त लाइट भी गई हुई थी, तो अपार्टमेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, वरना शायद ये केस पहले दिन ही हल हो जाता। बाहर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस चेक किए, बाहर से उनको कोई क्लू नहीं मिला, तो पुलिस ने दूसरे तीसरे दिन ये कह दिया था कि ये बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे अंदर गई कोई वाक़या और कोई ऐसा शख्स जो इस बच्चों को जानता है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिर अचानक से वॉलमैन को 18 तारीख को थोड़ी स्मेल महसूस हुई, उन्होंने जब चेक किया तो उसी अंडरग्राउंड वाटर टैंक से सारिम की बॉडी मिली, उसी में एक बॉल भी थी, उसकी मस्जिद की टोपी भी थी, और जब उसकी बॉडी निकाली गई तो वो बुरी तरीके से डीकम्पोज टाइप की हो चुकी थी। फिर जब डॉक्टर सुमैया से मेरी बात हुई जो कराची पुलिस सर्जन हैं, तो उनसे मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगते हैं, 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसके जिस्म पर मल्टीपल इंजरीज़ हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे इसको मारा गया। फिर जब रिपोर्ट सामने आ गई उसके अगले ही दिन, तो उसमें लिखा हुआ था 13 जगहों पर इसके जिस्म पर निशानात हैं चोटों के, और एक निशान ऐसा है जो उसके आफ्टर डेथ है, जो पेशानी पर, यानी कि जब वो टैंक में गिरा होगा तो उसका सर जाके टकराया होगा, लेकिन वो मरने के बाद गए, उससे पहले के बाकी निशानात हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें जो फ़िलहाल अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये कि थोड़ा नाज़ेबा किस्म की है। उसके अंदर बताया गया कि 2-3 जगहों से कुछ केमिकल एग्जामिन के लिए चीज़ें लिए, और डीएनए और फॉरेंसिक इस वक्त पेंडिंग है। और पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही डीएनए आ जाता है, इसके अंदर 30 से ज़्यादा लोगों के बयानात लिए गए हैं, और 7 लोग ऐसे जो इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में, 2 को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वो सब अपनी नौकरियों पर थे, यानी कि वो बेकसूर थे। लेकिन जो बाकी सस्पेक्ट्स हैं, जिनमें इसका अपना करीबी एक रिश्तेदार जिसके पास ऊपर फ्लैट की चाबी भी थी, जिसके बेडशीट की चादर पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए लिए, और इसके अलावा वहाँ से एक रस्सी भी मिली थी। तो मुख्तलिफ, ये बहुत बड़ा एक एरिया नहीं है, तो पुलिस का यही कहना है कि जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, जो फ़िलहाल काफ़ी जो है मामला इसलिए मुश्किल हुआ है क्योंकि बॉडी इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि उसके अंदर से डीएनए भी ज़ाया होने के खदशात हैं, लेकिन साइंसी तरीके से इस केस को हल किया जा सकता है। जब डीएनए आ जाएगा तो उन 7 लोगों से मैच किया जाएगा, जिससे वो मैच हो गया समझें वही मुलजिम होगा। लेकिन अब ये कब आता है और पुलिस को इसमें किस हद तक कामयाबी होती है, क्योंकि आईजी सिंध भी इस वक्त मुस्तकिल इस लेबॉर्ट्री से राब्ते में, डीआईजी से भी हमारी बात हो रही है, और हम डेली बेसिस पर इसका बाकायदा फॉलोअप लेते हैं, क्योंकि कराची में इस तरह के वाक़यात से जो है बहुत ज़्यादा तशवीश फैल जाती है, माएँ जो है बहुत परेशान होती हैं, और एक माशरे का 4 बजे दिन दहाड़े, जैसे कहते हैं ना दोपहर का वक्त, हम सारे ऐसे ही, जब हम फ्लैट्स में रहते थे हम सारे ऐसे खेलते कूदते जो है बड़े हुए हैं। हम सुबह के 6 बजे या शाम के 4 बजे इस तरह हम लोगों की ये, मतलब हम छोटे थे तो ये हमारी एक आम प्रैक्टिस होती थी। आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और हम अपने बच्चों को इस तरह खेलने भेजते हैं हर वक्त, तो हम उनके सरों पे नहीं रहते। जब फ्लैट्स को वैसे भी काफ़ी सिक्योर समझा जाता है छोटे बच्चों के हवाले से, क्योंकि वो कुछ भी है रहता हुआ बाउंड्री वॉल के अंदर ही है, कहीं जाने की कोशिश करे तो बाहर इसका एग्जिट भी एक ही है। हाँ, चौकीदार होते हैं, सब होते हैं, लेकिन ये कि जिस तरीके का वाक़या हुआ है तो अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्री प्लान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने का वो एक ही टाइम था और उसी टाइम पर वो आ रहा था, मतलब वो फिक्स है टाइम, लाइट वो फिक्स टाइम था। और बता रहे उससे कुछ दिनों पहले तक लोड शेडिंग भी नहीं हो रही थी, लेकिन जब जो हो रही थी तो यही टाइम था जिस वक्त मदरसे से वापस आ रहा था और उसी टाइम पर हुआ है। तो बज़ाहिर ये हो सकता है प्री प्लान हो, क्योंकि शुरू तक हम यही समझते रहते कि ये कोई एक्सीडेंटल वाक़या हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से सारिम की लाश मिली है वहाँ पर ढक्कन नहीं था, वहाँ ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था जिसके ऊपर अगर कोई भी पैर रखे तो वो उसके अंदर गिर सकता है, तो एक्सीडेंटल भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर सुमैया की रिपोर्ट आने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इसके साथ इतना कुछ हुआ है, तो अब फिर उसी ज़ाविये पर तहकीकात जारी है। बहुत ये तकलीफ दे न्यूज़ थी हर माँ के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए एक्चुअली, और इसीलिए फिर हमने कहा कि एक ऐसा शो डिज़ाइन करते हैं कि हम एजुकेट कर सकें कि अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें। खैर ये तो सारिम का केस था, ऐसे तो पता नहीं, ये तो सारिम का केस निकल कर आ गया। ऐसे कितने बच्चे हैं जो रोज़ाना ये इस चीज़ का शिकार हो।
देखिए मेरे पास इस वक्त ये रिपोर्ट मौजूद है। कराची से दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी यानी कि 2 माह के दौरान तकरीबन 12 बच्चे लापता हुए, जिसमें से 4 इस वक्त भी आउटस्टैंडिंग, मतलब ये कि जिसमें आलियान, अली रज़ा, एक बच्ची कनीज़ है और एक बच्चा हुसैन है। ये बच्चे अभी तक नहीं मिल सके। इसके अलावा आपने क्या बताया? आलियान अली रज़ा, आलियान अली रज़ा मुलाजमत करता है। ये सारे गरीब बच्चों को क्यों उठाया जा रहा है? देखें ये जो बच्चे हैं, ये आलियान और अली रज़ा, ये बिल्कुल लियारी एक्सप्रेसवे के साथ ही एक आबादी है और ये अपने घर के सामने ही मोहल्ले में खेलते हैं ना, इसलिए इनको उठाया गया। तो खेल रहे थे। अच्छा, इसके बीच में एक सीसीटीवी भी चली थी जिसमें दिखाया गया था कि मोटरसाइकिल पर लेके जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सीसीटीवी में नज़र आने वाले बच्चे उसी फैमिली के थे जो मोटरसाइकिल पे थे, लेकिन उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि उनके बच्चे हैं। ये पुलिस का कहना है। अच्छा। और पुलिस कह रही है कि अभी हम इस पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एफर्ट्स पुलिस को फौरी तौर पर करने चाहिए इस मामले में उस तरीके के हमने देखे नहीं। आलियान और अली रज़ा वाले में, सारिम वाले में पुलिस ने कोशिश की। देखिए मुझे सिर्फ ये मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम नो कहना सिखाएं, मगर जब इतना छोटा बच्चा, सारिम कितने साल का था? सारिम 7 साल का था। 7 साल का बच्चे को अगर कोई जबरन पकड़ रहा है और उसको अपार्टमेंट में लेके चला गया, वो वहीं तो फ्लैट्स में था, तो वो नो का क्या, वो बेचारा कैसे कहेगा? उसका मुंह पे हाथ रखता है, सवाल ही नहीं उठता ना। वो एक अगर एक बच्चा किसी के शिकंजे पे आ गया है तो वो कैसे अपने आप को, अगर वो कोई बड़ा कैसे बचा सकता है? और ये आप 5 साल के बच्चे भी किडनैप हो रहे हैं, आप 5 साल के बच्चे को तो गुड टच और बैड टच नहीं सिखा सकते। देखिए जबरन वो करता है जो अननोन हो, जो नोन बंदा है उसको जबरन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी बहाने से कह सकते हैं आओ ज़रा। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जिसमें बच्चे को मार दिया जाता है तो वो नॉन लोग होते हैं जिनको बच्चा जानता है, और क्योंकि मोहल्ले में भी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बच्चे मानूस होते हैं। और हमें जो है ना एज मदर हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि भाई मेरा ख्याल से तो घर से ही शुरू होना चाहिए। देखें पुलिस जिम्मेदार है, मोहल्ले वाले कोई जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चे के। आप कहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये कि आप बच्चों को मदरसा भेजे ही नहीं, आप उनसे कहें घर आके पढ़ा दें। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, सराउंडिंग में कौन है, ये माँ बाप को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। जिस जमाने में हम बात कर रहे हैं निदा, हम जब खेलते कूदते थे तब इतना किसी चीज़ का इतना ना समझ थी, ना लोगों में इस कदर कोई फ्रस्ट्रेशन थी, माहौल बहुत अच्छा था। उस वक्त बच्चे प्रैक्टिकली लाइक बाहर जाके उनकी एक्टिविटीज भी होती थी। अब हम बच्चों को बाहर जाते हुए 10 दफा सोचते हैं यार कहाँ जा रहे हो, हम अगर हमें कहा जाता है ना हमने अपने बच्चों को आईपैड के जो है हवाले कर दिया है, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे यही वजह है कि हम कम से कम कुछ भी हो वो कुछ सीखें, स्पोर्ट्स करें ना करें, हम ये है कि सेफ है, जिंदा है, किसी ट्रॉमा से नहीं गुजरे। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हो निदा। आई गेस सेफ्टी जो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की, हर बच्चे की नीड है और उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। आई थिंक बचपन से ही जब पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस शुरू करते हैं ना घर से, जब सख्तियाँ होती हैं, बच्चा बाहर निकलना चाहता है, आप घर को इतना फ्री इन्वायरमेंट बना दें जहाँ पे बच्चा आके आपसे हर बात कर सके। देखो सना, अपार्टमेंट्स इतने छोटे होते हैं, बच्चे वहाँ नहीं खेल पाते। जो छोटे छोटे घर हैं वो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ी खुली जगह चाहिए, भागना दौड़ना खेलना उछलना कूदना। एक सोफे से दूसरे सोफे हम खुद ही थक जाते हैं, कहते हैं कि यार सोफे क्यों खराब कर रहे हो या टेबल पे क्यों कूद रहे हो। बच्चों को तो ये चीज़ें चाहिए। लेकिन इतना अर्ली एज में बच्चे अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई चीज़ होती है तो वो ना हम उनको वो चीज़ दे सकते हैं ना वो बेचारे आके बताएंगे, क्योंकि ये तो एक समझ से बाहर चीज़ है। ना हम उस चीज़ की तरबियत कर सकते हैं कि अभी वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम उसको इतना ज़्यादा जो है वो डरा दें, तो ये हो नहीं सकता। सिर्फ मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इसमें माँ को और बाप को निहायत अलर्ट होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं कि गार्ड भेज दिए, हम खुद गार्ड हैं। हमें हर वक्त उनके साथ खड़ा होना है, कहाँ जा रहे हैं क्या, और कोशिश ये करें कि जो चीज़ें बाहर जाके करते हैं वो घर में करें। लाइक ट्यूशन्स हैं, जैसे कारी साहब आ जाएं घर में पढ़ाने के लिए, तो ज़रा आप किसी हद तक अपने बच्चों को अपने और लाउंज में पढ़वाएं। अक्सर लोग अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी या कुरान पढ़ाने के लिए भी मौलम या ट्यूशन टीचर आते हैं तो उनका एक अलग ड्राइंग रूम में एक अलग सेटअप दरवाज़ा बंद करके नहीं होना चाहिए। एक सहन या लाउंज या घर का ऐसा हिस्सा
जहाँ चहल पहल रहे। ये बहुत ज़रूरी है चीज़। नहीं, अगर ड्राइंग रूम में भी बैठते हैं तो माँ को चाहिए कि आते जाते देखे, नज़र रखे क्या हो रहा है क्या नहीं, चाहे चाय के बहाने कि पूरा उनका घर उनकी जगह है, तो हर तरह से आपको अलर्ट रहना। और ये सिर्फ माँ बाप का काम है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इस चीज़ को सिर्फ माँ बाप कंट्रोल कर अब सकते ज़ाहिर है एज आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों ने इस चीज़ का कैसे ख्याल रखा? हैं। मैंने यही किया कि कारी साहब को घर बुलवाया ट्यूशन्स के लिए। मैंने कभी ट्यूशन सेंटर्स नहीं भेजे। मैंने कहा घर जो भी आएगा मैं आगे ऊपर थोड़े पैसे दे दूंगी, बट मेरे बच्चे की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। घर में आके पढ़ाते थे। मेरे बच्चों को हमेशा औरतों ने पढ़ाया, मैंने कभी मर्दों से नहीं पढ़वाया बच्चों को। मैं इतनी, क्योंकि कब से मैं ये शोज़ करती हूँ और मैं इतनी डर गई थी कि मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को कुरान भी औरतों ने पढ़ाया। ट्यूशन अगर पढ़ाना कोई आता था तो बच्चे अकेला नहीं बैठता था, मेरे दोनों बच्चे एक साथ होते थे, जबकि वो दोनों अलग अलग क्लासेस में थे, मगर हमेशा मैंने उनको लाउंज में रखा और हमेशा दोनों को एक साथ रखा। मेरे बच्चों ने तो आदमियों से पढ़ा, ट्यूशन भी और कुरान भी, लेकिन उनके ऊपर मैं बहुत हावी रहती थी। आगे आना जाना, क्या हो रहा है, क्या इससे पढ़ा रहे हैं, क्या है, ज़रा सी कोई खामोशी हुई उठ के फ़ौरन चली गई, क्यों खामोशी हो रही है, क्या हो रहा है। हर वक्त आप 24/7 आप उनके साथ अलर्ट रहें, ताकि आपको पता हो। एक माँ बाप का जो वो एक उनका जो एक जैसे कहते हैं ना रोब, और वो कि हर वक्त जैसे माँ और बाप हर वक्त मतलब मॉनिटर कर रहे हैं आपको, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल से माँ बाप की एक बेसिक चीज़ है जो घर से आप शुरू करें, ये सिक्योरिटी। दैट्स ट्रू, मगर आई ऑल्सो बिलीव कि देखो अगर कोई माँ है, मैं अपनी बात करूँ, मैं घर पर नहीं होती, मैं काम कर रही हूँ, मैं 9 to 5 अगर घर पर नहीं हूँ, तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि एक नहीं सिर्फ एक, क्योंकि देखें ये जो हमें लगता है ना कि औरतें मोलेस्ट नहीं करती, मैं क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, बहुत दफ़ा औरतें भी मोलेस्ट करती हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई ज़्यादती नहीं होती क्योंकि ये औरत है। बात ये है कि आप जो भी विजिलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, चाहे वो नाना हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी, अगर वो नाना या दादी वहाँ बैठे हुए भी हैं ना, और अगर कोई मेड भी संभाल रही है, उनको ये पता है कि किसी ने नज़र रखी हुई है। तो अगर माँ नहीं है तो वालिद है, वालिद नहीं है तो फुप्पी है या कोई ना कोई है। और अनफॉर्चुनेटली अब हमें बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट ओके। आप मामू की गोद में नहीं बैठ सकते, आप चचा की गोद में नहीं बैठ सकते। बच्चे आएंगे, वो आपसे सवाल करेंगे, तो आप उनको बताएं कि यू नो इट इज़ नॉट सेफ़। अब जिस तरह भी जो भी एक्सप्लेनेशन आपके घर में काम करती है, मगर हम अनफॉर्चुनेटली इस टाइम में हैं अब कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन, हमें थोड़ा सा उनको बिफोर हैंड एजुकेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए चचा हो, मामू, बाउंड्रीज, हमारे मुल्क में, माशरे में ना बाउंड्रीज़ का ना तो रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर अपने घर वालों को एजुकेट करना कि हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है। कि यू नो आई रिमेंबर कि जब मेरा छोटा वाला है, वो अब 4 साल का है, पर उसको 3 साल से पता है कि अगर उसको नहीं किस करना, नानी को नहीं करना या दादी को नहीं देना, नानी और दादी को बहुत बुरा लगता है कि यू नो ये मुझे किस नहीं करने दे रहा, बट वहीं से तो बच्चा स्टैब्लिश कर रहा है अपनी चॉइस के, नहीं मुझे नहीं करना। और हम क्या करें, हम उसको डांट रहे हैं, ये नानी है क्योंकि नानी को बुरा लग जाएगा। बजाय नानी को, जो एक एडल्ट है, उनको समझाना कि देखिए जब उसका दिल नहीं चाह रहा तो आप रिस्पेक्ट करें उसकी चॉइस को। वहीं से बच्चों को गिव इन करना आता है, वो रिटेलिएट नहीं करते, क्योंकि हम रिटेलिएशन को बदतमीज़ी बना देते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं आगे से कुछ नहीं बोलो, बड़ा है आंखें नहीं देखो, आंखों में आंखें डाल के नहीं दे सकते, बड़ा है आप बदतमीज़ी नहीं करो। मगर बदतमीज़ी और सेफ्टी के बीच में एक फ़ाइन लाइन है, नहीं बच्चे को टच करना, नहीं बच्चे को हक करना, रिस्पेक्ट दैट। और मैं आपको अपनी फैमिली के, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैम मेरी अम्मी बहुत विजिलेंट होती थी और हम ड्राइंग रूम में, हमारे भी मौलवी साहब आते थे, हम पढ़ होते थे, बट बिलीव मी मेरी बड़ी बहन मेरे साथ बैठी हुई थी और वो टेबल के नीचे से जो है ना वो टांग पे हाथ लगा रहे हैं या कुछ, और मेरी अम्मी सामने बिल्कुल इनकी तरह सामने बैठी है, एंड दैट इज़ वेयर शी सॉ कि मेरा शक्ल का रंग चेंज होना शुरू हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं देखा ना सोचा, और मुझे आज भी याद है उनके पास जो चप्पल थी उन्होंने उठा के मारी, एंड देन शी स्टार्टेड हिटिंग हिम टिल द टाइम पूरे अपार्टमेंट से वो निकल गए। तो सेफ तो हम घर में भी नहीं हैं, चाहे वो टीचर आ रहे नहीं। बचपन से अपने बच्चों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना सीखें। जब बच्चा 1.5 साल का है ना, वो कह रहा है मुझे नहीं किस करनी, मुझे नहीं हक करनी, रिस्पेक्ट दैट। बड़ों को समझाएं। अब वालिद साहब को समझाएं कि भाई आप ऑफिस से आए हैं, उनको कुछ भी है, वो कह रहे दाढ़ी चुभ रही है फॉर इंस्टेंस, आप कह रहे नहीं तुम्हारे अब्बा हैं, नहीं, रिस्पेक्ट के वो बच्चा कह क्या रहा है। आई थिंक वहाँ से वो रूट और सीड आप सेट करते हैं दैट यू आर इम्पोर्टेंट, तुम्हारी बात की वैल्यू है, एंड देन आप देखिए उस बच्चे की पर्सनालिटी डिफरेंट होगी। मेरे अपने 3 बच्चे हैं, मैं देखती हूँ कि कैसा एक
बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है, सबमिट कर देता है टू एल्डर्स, और जो छोटा है उसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैं खुद काम करती हूँ बच्चों के साथ, तो मुझे अंदाज़ा है बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें अपने बच्चे की खुद से, सबसे पहले घर से। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे अपने ट्रॉमाज बेसिकली शेयर करना चाहेंगे, उनकी शक्ल हम नहीं दिखाएंगे, वो जिस तरह चाहेंगे वो शेयर करेंगे, मगर उनकी शेयरिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये होगा कि हम और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे और ज़्यादा एहतियात करेंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के ऊपर तो बात करें, लेकिन ये वाला क्राइम तो इंटरनेशनल क्राइम है, पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और थोड़ा हमें ये भी तो पता चले कि वहाँ क्या सज़ा दी जाती है। तो फ़रा बारी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो जिनका ताल्लुक शिकागो से है, और ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स में भी हैं, तो उनको अवेयरनेस है इस तरह के कवानीन की। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, निदा कैसी हैं आप? आपने अभी ज्वाइन किया हमारे शो में, आप देख रही हैं, उससे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चा सारिम है या इस तरह के और बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादती का निशाना बनते हैं, हिरासमेंट का निशाना बनते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो इस दुनिया से ही चले जाते हैं इस सारी ज़्यादती के हवाले से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर इंटरनेशनली इस तरह कुछ होता है बच्चों के साथ, तो वहाँ क्या सज़ाएँ हैं? सज़ाएँ जी निदा, इस यूएस के हवाले से मैं बात करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक़ वहीं से। अगर जो हम जिस अब्यूज़ का हम आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जब वो शख्स या वो आदमी हो या औरत हो, जब वो पकड़ा जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए पहले तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब उसके केस की क्या नौयत है, उसके हिसाब से उसको सज़ा के बाद जब वो रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए ऑफेंडर का स्टैंप लग जाता है। उसलिए वो जिस इलाके में रहेगा, चाहे वो शहर छोड़ दे, दूसरे शहर में चला जाए, दूसरे टाउन में चला जाए, उसको जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। और फिर रिपोर्ट के बाद पूरे इलाके में फिर बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये ऑफेंडर मौजूद है, आप लोग ख्याल रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, इस तरह से। तो ये जो उसके ऊपर तो एक बदनामी का दाग लग गया, जो है वो ज़िंदगी भर के लिए लग गया। बदनामी का दाग क्या, उन्होंने जो किया है वो भुगतेंगे वो ना उसका। तो अब जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस कब से माँ बाप देना शुरू करते हैं? ज़रा वेस्ट में तो थोड़ा आप खुला बात भी कर सकते हैं, यहाँ पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये कितना गैप होता है कि मैं बता डिस्कस। अच्छा, यूएस में क्या है कि पहले मैं स्कूल्स के हवाले से बात करती हूँ। जब बच्चे 3rd 4th ग्रेड में आने शुरू होते हैं ना, तो फिर टीचर्स उनको बैठ के उनके साथ बातचीत करती हैं, उनको समझाती हैं, उनको बॉडी अवेयरनेस के बारे में बताती हैं, उनको गुड बैड और गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताती हैं। उनको ये सिखाती हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, और जो किसी को हक नहीं है, किसी को आप अलाउ नहीं करें कि वो आपको बैड टच करे, ठीक है। बच्चों को वो कहती है कि अगर आप डरे नहीं, अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। तो क्या बच्चे रिपोर्ट करते हैं? वो जब बच्चों में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो समझ जाते हैं ना कि दिस इज़ अ बैड टच, सो फिर वो रिपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को करें, टीचर को करें, जो भी ग्रोन अप, जो भी फैमिली मेम्बर है उसको आप रिपोर्ट करें। तो ये स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग 3rd 4th ग्रेड से स्टार्ट हो जाती है। घर पे आते हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, और हमारे लिए बच्चों को वहाँ पालना एक डबल बैटल होती है, यानी कि हम घर के अंदर बच्चों को अपनी मशरक़ी रिवायात भी सिखाते हैं, मजहबी तालीम भी देते हैं, और अपने कल्चर से बच्चों को जितना भी होता है करीब रखने की कोशिश करते हैं। बच्चा घर से बाहर निकला, अमेरिकन सोसाइटी है, ओपन है, ठीक है, तो बच्चा भी एक कन्फ्यूजन का शिकार। बच्चों को पालना वहाँ हर जगह ही मतलब बहुत मुश्किल काम है, मगर स्पेशली मैं वेस्टर्न कल्चर की बात कर रही हूँ, अमेरिका की बात कर रही हूँ। तो बच्चा भी कंफ्यूज, उसको भी संभालना पड़ता है। हर रोज़ बच्चा एक नया सवाल कि अम्मी आप तो ये कह रही थी, बाहर तो ये हो रहा है। वो जब तक आपको एक मुस्तकिल जंग है जो लड़नी है। पेरेंटिंग वैसे ही मुश्किल है। तो बच्चों के लिए मेरी सबसे बड़ी एडवाइस पेरेंट्स को ये है कि बच्चों के साथ कहीं भी हो, चाहे वो यूएस में, आप सॉफ्ट रहें,
उनके साथ अपने रिलेशन जो है ना फ्रेंड्स की तरह रखें, ताकि डरे नहीं ना वो आपको कुछ डरे बताएं। नहीं कि बच्चे को, अगर आप माँ है या बाप है बहुत सख्त हैं, ओ माय गॉड बच्चे डर रहे हैं उनसे, अगर उस बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है उसको, वो आगे कैसे बताएगा और घर में? किसको वो तो बताएगा? किसको बताएगा? ठीक है ना, वो पेरेंट्स को अपना रवैया, अब ज़माना बदल चुका है, सही बात। अपने बच्चों को अपने से क्लोज रखें, क्योंकि आपके बच्चों का सिवाय आपके, मैं समझती हूँ कोई भी जो है वेलविशर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही, होते हैं रिलेटिव्स, होते हैं फ्रेंड्स होते हैं, मगर जो आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे कोई नहीं रख सकता ना। तो इसके लिए आपको अपनी जॉब खुद ही करनी है, और ये पेरेंटिंग जो है ये ऐसी बैटल है जो आपको, बच्चे बड़े भी हो जाएं तब तक लड़ते रहे, बिल्कुल लाइफ टाइम। अच्छा, पाकिस्तान में स्कूल्स में कितने, लाइक जाहिर है हमारे ज़माने में अलग कोर्सेज थे, अब ज़रूरियात अलग हो गई हैं, ज़माना बदल गया, तो पाकिस्तान में स्कूल्स में क्या कुछ अवेयरनेस देते हैं, बैड टच और गुड टच, ये चीज़ें? शुरू हो गया निदा, मगर आप देखिए अगेन हम उस क्लास के बारे में बात करें जो एक एलीट क्लास है या अबव एवरेज लोग हैं जो उन स्कूल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्ड कर सकते हैं। उन स्कूल्स में अभी अवेयरनेस शुरू हो गई है कि अराउंड ग्रेड 3 एंड समटाइम्स इवन बिफोर दैट वो थोड़ा सा बॉडी अवेयरनेस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए। इवन स्कूल में आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाउएवर मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, लियारी में भी जो एक स्कूल है किरण फाउंडेशन के नाम से, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क ऑन बैड टच एंड गुड टच। तो अगर कोई भी यहाँ सुन रहा है वो लियारी के इलाके में रहता है कुछ, प्लीज़ आप वहाँ जाएं, वो आपको फ्री क्लासेस देते हैं, वो पेरेंटिंग सेशंस देते हैं आपको। उन्होंने पूरा इलाका अपना चेंज करना शुरू कर दिया बिकॉज वो इतनी अवेयरनेस वहाँ पर आ गई है कि इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी। तो हम अपने घर से अगर हम हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और एक एक बंदा भी काम करना शुरू करता है ना, आप यकीन करें इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट। कहते हैं ना कि डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के बाद एक को इन्फॉर्म करेगा, वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। और आपको बताऊँ ये नेचुरल एक चीज़, एक प्रोसेस है कि एक बच्चा, आप देखिए हमारे बचपन में जो बच्चे सबसे अट्रैक्टिव होते थे वो होते थे जो सबसे कॉन्फिडेंट होते थे और रियल होते थे, ऑथेंटिक होते थे। कोई वो पोज नहीं कर रहे होते थे कि वो क्या है, या कोई वॉनबी, कुछ नहीं होते थे। और उनकी बाउंड्रीज आप देखिए किसी ज़बरदस्त होती थी, तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंस्पायर होते हैं हेल्दी बाउंड्री से। जो लोग, जिनके सर, कहते हैं ना कंधे पे सर होता है, जो अपनी ना और अपनी हाँ और अपनी पसंद और अपनी नापसंद बता सकते हैं रादर देन बीइंग अ प्लीज़र। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू तब होता है जब बच्चे अपने आप को एक्चुअली पेरेंटिफाइड रोल में चले जाते हैं। उनको अपने माँ बाप को प्लीज़ करना पड़ता है टू बी गुड इनफ, क्योंकि या तो वो उनको प्यार तब मिलेगा जब उनके ग्रेड्स ज़बरदस्त होंगे या वो कोई अचीवमेंट करेंगे। और ये जो हमारे पूरे कल्चर में एक चीज़ शुरू हो गई है ना कि ये इस लेवल पर ये इसने फर्स्ट प्राइज़ ले लिया, इसने, उसको थोड़ा सा जो है ना हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं दैट यू आर गुड इनफ। तुम जैसे भी हो, यू नो, ऑलवेज टेल कि अपने बच्चों को बताएं कि आई लव यू बट आई डोंट लव योर बिहेवियर। मैं तुम्हें हर हाल में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं करी। बिहेवियर्स को इंसानों से सेपरेट करें। जैसे हम खुद भी हैं, हम सिर्फ एक माँ नहीं है या मैं सिर्फ एक थेरेपिस्ट नहीं हूँ, आई एम मच मोर देन दैट, राइट। तो अपने बच्चों को भी ये बताएं कि बेटा तुम जो भी हो, तुम सिर्फ अपने ग्रेड्स नहीं हो, या तुम अपना बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर तुमसे अलग है, तो तुम्हें हमेशा एक्सेप्टेंस मिलेगी। ये बिहेवियर मैं अप्रूव नहीं कर रही। जैसे हम उसको सेपरेट करना शुरू करते हैं ना, बच्चे की सेल्फ एस्टीम वापस आनी शुरू हो जाती है। लेकिन डैमेज भी अगर हम नहीं किया ना तो उसको रिपेयर भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इररिपेयरेबल लॉस है। तो कोई ऐसी बच्चे की एज है कि हम कब तक रिपेयर कर सकते हैं? देखिए मैच्योर ब्रेन डेवलप होता है अराउंड 26 to 27 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारे पास बेइंतहा टाइम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम 0 to 7 ईयर्स का है, बिकॉज दैट इज सबसे इम्प्रिंटिंग ईयर्स कहते हैं, जो 7 साल तक कहते हैं बच्चों की पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं। तो वो बच्चों की नीड, स्पेशली जब बच्चे टीन एज में एंटर कर रहे हैं और आपको लगता है अब बड़े बच्चे बड़े मसले, अब आपको लगता है कि अब हमसे मैनेज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपनी टीन एज में चले जाते हैं। हमारी टीन एज बिल्कुल फ़र्क थी। अब हमें एजुकेट अपने आप को करना है पहले कि ये नए ज़माने की टीन कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, कैसे उनको मैनेज करना है। और फिर कभी उनको पालने का तरीका अलग है, बिल्कुल जिस तरह हमें पाला गया है वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये वही वाली बात है ना। आप देखिए जंगल में जो जानवर होते हैं उनको वो डिजीजेस नहीं होती जो यहाँ के डॉग, आप देखें आपके घर में डॉग है, कैट, उनको कैंसर भी, और उनको जो वाइल्ड में वो, तो जहाँ के हिसाब से, आप जिस ज़माने के हिसाब से एज पेरेंट्स हमें हर वक्त अवेयरनेस की ज़रूरत है। और हम तो इतनी ब्लेस्ड कॉम है, आप अगर देखा जाए हर चीज़ यूट्यूब पे, हर किस्म की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, फ्री प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं ऑनलाइन। आप घर बैठे हैं, आपको जिस लैंग्वेज में कोर्स चाहिए,
मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि खुदा के वास्ते पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करें कि बच्चों से डील कैसे करना है, 27 साल के बच्चे से कैसे डील करना है और 3 साल के बच्चे से कैसे डील करना है। जब हम एक सही काम करेंगे ना, आप देखिए उसका, क्योंकि वो भी किसी का एंसेस्टर बनेगा, जनरेशंस चलती जा रही हैं, और एक इसला जो होती है ना वो बहुत बड़ा अफेक्ट होता है उसका। बजाय हम ये सोचें कि हम बड़े लेवल पे जाके करें, तो अपने घर से शुरू करें, और हर बंदे के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो चेंज कर सके। मैं अगर थेरेपिस्ट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त अपने बच्चे के साथ परफेक्ट काम करूँ, मैं कॉन्स्टेंटली लर्न कर रही हूँ और अनलर्न कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीखना नहीं है, अनलर्न करना है। मतलब जो हमें पहले से सिखाया गया है उसको वो unlearn पत्थर पे करें। लकीर नहीं है, उसको मिटाना है कि नहीं वो उस जमाने का था, अब हमें किसी और तरीके से। दुनिया बदल और गई है। बिल्कुल, और अब देखिए ना, कहते हैं ना कि बच्चों, माँ बाप को आंख में मत देखो, कहाँ हाँ। लिखा है, किसने कहा है, कहाँ से बना, ये हमारे अपने बनाए ये हुए कहाँ लिखा कहाँ है, हाँ। ये किसने रूल बनाया। आप खुद अपनी चीज़ों को चैलेंज करें तो देखिए हम खुद ग्रो करेंगे। देखिए दुनिया का निज़ाम है ग्रोथ, हाँ। हम तो लिविंग थिंग है, हमने पूरा वो प्रोसेस गुजारना है। हाँ। सिर्फ आंखें खोलने की ज़रूरत है, और अपनी जो भी आपके पास है उसको यूटिलाइज करें। और एक माँ दूसरी माँ को नहीं सिखा सकती है। देखिए मेरी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग सही कह रही है। हैं। तो अगर जो आप, अब हम माएँ हैं मेच्योर एज में, हमें पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उस हिसाब से आप अपने बच्चों को लेके चलें। ये कोई इसका कोई वो थोड़ी है कि कोई कोर्स है कि जो आपने बैठ के यूट्यूब पे कोई माँ का कोर्स है, नहीं। ये तो हर माँ को पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका बच्चा किस नेचर का है, उस हिसाब से आप उसको लेके चलें। ऑब्जर्वेशन। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं शेयर करना चाहूँगी, अभी मेरे पास मौजूद हैं सबा, और वो अपनी कोई चीज़ हमसे शेयर करना चाहेंगी। जी सबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी निदा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सना है, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं आज एक बात शेयर आप लोगों से करना चाहती हूँ। बात क्या है, मेरी ज़िंदगी की एक बहुत तल्ख हकीकत है जिसको मैं भुलाना भी चाहूँ तो कभी ज़िंदगी में शायद मैं भुला नहीं पाऊँगी। एक ड्राना ख्वाब है, सना थोड़ा सा अगर आप एक जोर से ड्राना बोलोगी। ख्वाब है मेरे लिए। बस हमने एक नया घर शिफ्ट किया था, तो शिफ्टिंग के बाद मुझे अपनी बच्चियों के लिए मौल्लिम की ज़रूरत थी। तो थोड़ी बहुत इंक्वायरी के बाद हमने उन्हें हायर किया, और शुरू में तो सब बिल्कुल अच्छा चल रहा था, बच्चियाँ बड़ी शौक़ से पढ़ रही थी। लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि वो जब टाइम होता उनके आने का तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती, कभी सोने का बहाना करती, कभी बोलती हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें नहीं पढ़ रहे। लेकिन मैंने नोटिस नहीं की ना ये बात, और उनको ज़बरदस्ती बोलती कि नहीं जाओ पढ़ो और छुट्टी नहीं करनी है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो पढ़ा रहे थे रूम में, तो मेरा मोबाइल जो है, मुझे अपने ना हस्बैंड को कॉल करनी थी कुछ मंगवाने के लिए। तो मैंने इधर उधर सर्च किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मोबाइल जो है उसी रूम में है जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। मैं जब रूम में मोबाइल लेने के लिए गई, कहते हैं हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है, तो जब मैं गई हूँ तो जो मैंने देखा है जाकर सामने, तो मैं एकदम से शॉक रह गई। कुछ तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और फिर जब थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा अपने हवास में आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरी छोटी वाली बेटी को जो है वो अपनी गोद में बिठाए हुए थे और उसके थाई पर हाथ रखा हुआ था और प्यार कर रहे थे। मैं एकदम से शाउट किया मैंने, तो मुझे देखकर मेरी बेटियां भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं और वो भी घबरा गए। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे नहीं ये तो मेरी बेटियों की तरह है, मैं इसे प्यार कर रहा था। मैंने कहा नहीं, आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप इस तरह इसको गोद में बिठाएं और इस तरह प्यार करें। तो बहुत माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। बहरहाल मैंने उन्हें अपने घर से निकाला, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्चियाँ चुप हुई, मैंने उन्हें प्यार से समझाया और पूछा बेटा क्या हुआ था, ये मतलब यानी कि इस तरह। तो कहने लगी मम्मा ये तो अक्सर ऐसे ही करते हैं कि वो हमें गोद में बिठा लेते हैं और हमें बैक टच करते हैं, और उनके पास जो है ना एक नेल कटर है, नेल कटर में नाइफ़ होती है, तो वो कहते हैं अगर अपनी मम्मा को बताओगी तो मैं मम्मा को ना मार दूँगा आपकी। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा थोड़ी होता है, और मम्मा तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको शेयर करना चाहिए था ये बात। तो बच्चियाँ साढ़े से पता है कमज़ोर छोटी छोटी थी और कमज़ोर जहन होता है उनका, तो वो डर गई थी इस बात से ना। तो ये बात को अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बच्ची अभी भी जब सोते में से वो अक्सर जो है डर जाती है, चौंक जाती है। बस मैं ये सोचती हूँ कि हमारे अपने ही घर में, क्योंकि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, मेरे कोई ओपन स्पेस नहीं थी, मैं अगर किसी को कोई हायर भी करे या वो अगर मैं अपने मोहल्ले में या किसी और से भी फ्रेंड्स वगैरह से ये बात शेयर करती हूँ और बताती हूँ उनको कि मतलब ओपन स्पेस में बिठाएं और इस तरह करें कि मतलब समझ में नहीं आता कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, कि मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते हम लोग। इनको उस मौलवी के साथ क्या करना चाहिए था? वो तो उसको तो निकाल के बाहर कर दिया, मगर वो अगर उसकी आदत ये हैं तो वो किसी और बच्चे के साथ भी जाके करेगा। अगर ऐसा हम कुछ देखें अपने बच्चों के साथ, अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के साथ भी उसको किसी भी ट्रॉमा से गुजरना पड़े, हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट देखें, फौरी तौर पर तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, और आपके पास सबसे शॉर्ट नंबर 15 का है,
और कराची में अगर कोई भी बच्चा लापता होता है या गुमशुदा होता है या अल्लाह नहीं करे अगवा हो जाता है, तो हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक ज़ारा अलर्ट है, एक ज़ैनब अलर्ट है, जो कराची में CPLC के साथ पुलिस ये सब इसको रन करते हैं। और कोई भी बच्चा मिसिंग होता है तो फौरी तौर पर उसकी डिटेल पूरे पाकिस्तान में चली जाती है। इसके अलावा रोशनी अलर्ट के नाम से रोशनी हेल्पलाइन है, जो इन गुमशुदा बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा ये काम कर रही है। गुज़श्ता रोज़ भी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG सिंध की ज़ेर सदारत एक इन्हीं गुमशुदा और लापता बच्चों के हवाले से एक इजलास हुआ है, जिसमें ये देखा गया ओवरऑल तमाम केसेस को कि 70% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं तो वो कम मुद्दत में वापस भी आ जाते हैं या मिल जाते हैं, क्योंकि वो या तो जेन्युइनली खो गए होते हैं, अगवा के केसेस नहीं होते। अगर कोई बच्चा अल्लाह नहीं करे अगवा भी हो जाए तो फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट इस तरीके से न जाया जाए, क्योंकि जब बच्चा कोई वाकई में अगवा होता है और उसके लिए सोशल मीडिया पर ख़बरें या इस तरह चलना शुरू हो जाती हैं तो उस बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाता है, क्योंकि जिसने उसको उठाया होता है वो तो समझ जाता है कि अब मैं कहीं पकड़ा जा सकता हूँ, तो उसको मार भी बजाय सकता आप है। सोशल मीडिया और उस पर लगाने के आप फौरी तौर पर 15 को कॉल करें, पुलिस को रिपोर्ट करें और बताएं कि इस तरीके से बच्चा अगवा हुआ, उसको बाकायदा रिपोर्ट कराएं। इस वक्त भी 12 बच्चों की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है 2 महीने के, हो सकता है इससे ज़्यादा हुए हों, मिसिंग भी हुए हों। तो अवेयरनेस सबसे पहले तो ये होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर इस तरह का अब्यूसिंग का शिकार होता है जैसे इन्होंने बताया, तो फौरी तौर पर पुलिस को कंप्लेन करें ताकि वो आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सके। उसको बुलाकर पुलिस अगर ये चाहेंगे तो FIR भी हो सकती है, लेकिन अगर ये FIR नहीं भी कराना चाहे तो एक कम से कम एक लोग उसको पता नहीं एग्जाम्पल अपनी बनाया इज्जत जाए। को लेके डरते हैं बहुत कि किसी को और पता ना चले, और फिर ये वाली बातें शेयर नहीं करते किसी से, हमारे और फिर यही वो लोग अब्यूजिव लोग होते हैं जो फिर अभी तो शुरुआत में हल्का काम कर रहे होते हैं, बाद उसके में बाद यही फिर लोग बाद रो रहे में- होते हैं। एग्जैक्टली। असल में हमारा जो सबसे बड़ा एक और मसला ये है कि जिस तरह हमारी पुलिस है, ये एक पुलिसिंग का निज़ाम जो है ना, ये अकेली पुलिस नहीं चला सकती, ये लोगों के साथ मिलकर चलाना पड़ता है। लोग पुलिस की मदद नहीं करते। आप ये देखें, ये जितने भी बच्चों के अगवा के केसेस या लापता होने के केसेस हुए हैं, ये रश के अंदर हैं। कोई एक भी शख्स ये बताने को तैयार नहीं है कि उसने किसी को भी उन बच्चों को ले जाते देखा था। मैं खुद इन तमाम जगहों पर गया हूँ, 10 से 12 कदम के फासले का इंसिडेंट है। आप ये देखिए, ये घर है, सामने वॉल के साथ बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पर मैकेनिक भी बैठा हुआ है, वहीं पर दूसरे काम वाले बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दूसरा है कि कराची जब तक सेफ़ सिटी मुकम्मल नहीं हो जाता, जो हम सालों साल से सुनते आ रहे हैं कि सेफ़ सिटी बनेगा, सेफ़ सिटी बनेगा, तो बाहर आप इस्लामाबाद देखें, सेफ़ सिटी है। कोई भी इंसिडेंट लाहौर में, इस्लामाबाद में होता है, विद इन आवर या विद इन मिनट्स पता चल जाता है कि कौन शख्स कहाँ से आया और कहाँ लाहौर गया। की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस बहुत सख्त, बहुत, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? नहीं देखिए, सख्त की बात नहीं है, हमारे यहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते, और पुलिस अपना काम उसी वक्त करेगी जब उनको कोई क्लू मिलेगा। आपके पास जब तक किसी भी केस का क्लू नहीं होगा, आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आपका मोबाइल छिन जाता है या चोरी होता है तो आपकी ट्रैकिंग के ज़रिए पता चल जाता है कहाँ है। एक छोटे बच्चे को जब लेकर आते हैं उसके साथ कोई GPS या चिप तो नहीं लगी हुई कि पता चल जाए कि बच्चों को यहाँ लेके जा रहे हैं। आपको CCTV फुटेजेस का सहारा लेना पड़ता है। अब लियारी जैसा इलाका है, जो गार्डन जहाँ से बच्चे आलियान और अली रज़ा गए, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। फिर वहाँ से आगे तक जहाँ तक आप जा रहे हैं, मिर्ज़ा आदम खान रोड आ जाता है, फिर एक गोट आ जाता है, फिर चील चौक तक का जैसे बताया गया, तो वो भी उन फुटेजेस को देखा गया जो लग रहा था उनके बच्चे हैं। आप ये बताएं, जहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आती हूँ मैं, फिर डिस्कशन करते हैं कंप्लीट। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपने पिछले सेगमेंट में सना की कहानी सुनी और उसको शिकायत थी कि वो जो घर में कुरान पढ़ाने आते थे मौलवी, उन्होंने जो बच्चों के साथ किया, इसने उनको सिर्फ डांटा और उनको निकल जाने को कहा और उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया। अगर किसी के साथ ये हो तो क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, किसी के साथ भी कुछ भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या अब्यूसिंग का मामला हो, सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए और पुलिस को कॉल करनी चाहिए। और घर में अगर कोई घर का सरबराह नहीं हो
तो उसको इन्फॉर्म करके, क्योंकि जब तक आप कानूनी चारों नहीं, नहीं जैसे करेंगे। जैसे इस वक्त उसने मौलवी को पकड़ा, तो अगर वो उसने जाने दिया। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर चले मैंने मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया, उसने पैसा वैसा खिला के रिश्वत दिला के वो निकल गया, बात तो ख़त्म नहीं हुई ना। बात ख़त्म उस वक्त होगी अगर आपके घर में आप किसी भी इस तरह के आदमी को देखें, सबसे पहले तो आप मोहल्ले वाले को बुला के उसकी कुट लगवाएं, ऐसी हाल उसका करे, ऐसा हाल करे, उसके बाद उसको आप पुलिस को देते हैं या कुत्तों को देते हैं, किसी को भी दें। लेकिन उस वक्त माँ के जो अंदर जो होगी वो तो कुट लगाने वाला ही कर रही है, वो एक जज्बाती और एक वो बात आप नहीं, मैं जज्बाती बात नहीं कर रही, मैं सच में वो बात नहीं करी कि मैं एज अ माँ हूँ। देखिए मेरी बात को सुने, मेरे पास क्या गारंटी है कि उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है। मतलब शोर तो हो, पता तो चले। लॉ बनाए इसलिए जाते हैं, कानून तो यही कहता है ना कि कोई बंदा कुछ करता है तो आप उसको पुलिस के हवाले करें। नहीं, आप एटलीस्ट अब आप एक पुलिस कल्चर की बात करिए कि वो पैसे देके अगर छूट जाए, इफ अगर हो सकता है ना भी छूटे, उसके ऊपर आप जब उसको परसू देखें, हमारे यहाँ केसेस इसीलिए नाकाम होते हैं कि लोग उसको परसू नहीं करते। अगर आप जाएं किसी को और पीछे जाएं कि नहीं आप FIR काटो, देखें FIR काटने के बाद कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। लेकिन आप इतना तो कह सकते, आप इतना तो मानते हैं ना कि वो सजा का हकदार है। सजा का 100% तो फिर हम तो अपने हिसाब से सजा दे के फिर उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि उसको कम से कम एहसास तो। आप जो बात करिए वो देन एंड देयर की बात करिए, देन एंड देयर तो जो हो गया वो तो देखिए एक टैग लगाना, उसके ऊपर एटलीस्ट टैग तो लगे, लोगों को मोहल्लों को पता, मोहल्ले वालों को पता तो चले कि ये वो आदमी था। सबसे पहले मोहल्ले में अवेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके एक सेकंड आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्प, मौलवी, ट्यूशन टीचर कोई भी आ रहा है, आप जिस दिन वो आ रहा है सबसे पहले उसकी आप एक पिक्चर लेके रख ले। यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड कहते हैं कि तुम करीब में बैठो ना, उसकी एक पिक्चर ले लो, अगर इन केस तुम्हें कभी लेनी पड़े आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे आपने जो भी कह, देखिए कभी कभी औरतें भी डरी हुई होती हैं, उन्होंने कुछ देखा वो डर गई कि भाई अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है वो बंदा चला गया, या मौलवी जैसे सना के केस में वो मौलवी चला गया, आपके पास अगर पिक्चर है, सबसे पहले तो आप पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद आप किसी से भी जाके उसके 6 प्रिंट आउट निकालें, अपने अपार्टमेंट्स में बराबर वाली बिल्डिंग्स में लगाएं कि भाई इससे आप मोहतात हैं। अपने सर्कल पे तो आप अवेयरनेस फैलाएं, फिर उसका भी रिपल इफेक्ट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह की सना ने कहा कि मैंने उनको घर से निकाल दिया तो गुस्सा करके, मैं समझती हूँ कि मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने घर से निकाल दिया, मगर वो तो उसको तो आदमी को ये हुआ ना कि भाई बस ठीक है घर से ही तो निकाला आएगा, वो दूसरे घर में जाएगा यही हरकत करेगा। तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट, सबसे पहले तो लॉज स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। बच्चों के जो सेंसिटिव सबसे ज़्यादा इश्यू ये जो अब्यूज़ का है, इसके ऊपर लॉज ऐसे होने चाहिए कि मतलब सज़ा बहुत सख्त होनी चाहिए। जो निकल जाते हैं करके, सबसे पहले तो हम अपना ही रवैया ठीक करें कि अगर जिस तरह आपने कहा कि भाई उनका इन्फॉर्मेशन आपके घर के बच्चों के पास कोई शख्स आ रहा है, चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो, कुरान पढ़ा रहा हो, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन रखें। और अगर आपने इस तरह से पकड़ा उसको, जिस तरह के हुआ, बिल्कुल निकालने की नहीं, उसको आप जिस भी तरह से हो सके उसमें फैलाएं बात को। सारे सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में बताएं। मतलब मैं तो इसी हवाले से बात करूंगी ना लॉज के लॉज को, अपने कानून को अपने हाथ में लेने से अच्छा है कि आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। और कानून ऐसा बनना चाहिए, हमारे मुल्क के कानून को चेंज होने की ज़रूरत है, सख्ती होने की ज़रूरत है कि सज़ा इतनी सख्त हो कि लोग डरें कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं है लोगों को, वो समझते हैं हम आराम से निकल जाएंगे। हाँ यही नहीं, ठीक है आप पुलिस स्टेशन में दें, लेकिन अगर वो कोई भी खवातीन अकेली हैं तो एटलीस्ट मोहल्ले वालों को तो इकट्ठा कर सकती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन आप जब भी किसी को, चाहे घर पर किसी मौलवी को रखते हैं, ट्यूटर को रखते हैं, या किसी को भी आप घर पर रखते हैं, तो जिस तरह ब्रेक में इन्होंने कहा मैडम ने कि एक तस्दीक ऐप, तो तस्दीक ऐप को तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा एक डाटा भी मुरतब किया गया है, और लास्ट अभी 3 दिन पहले ही साउथ पुलिस की जानिब से बताया गया कि उसके अंदर 112 के करीब ऐसी घरेलू मुलाजमाएँ जिनको हम मासी कहते हैं, उनकी उसके अंदर डिटेल भी दी गई कि जो घरों के अंदर जिन्होंने वारदातें भी की है, तो जब वारदात वालों डिटेल भी दी हुई है। जी डिटेल भी दी है कि आप इनको ना रखें, और अगर इनको कहीं देख भी लें तो आप फ़ौरन पुलिस को दें। तो तस्दीक ऐप में आप किसी का भी डाटा डाल सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि घरेलू मुलाजमा को रखें। आप जब किसी को भी घर मतलब पर कोई मफरूर या भागी हुई मासी इस तरह की कोई क्राइम करके भागती है, चोरी डकैती हर तो तस्दीक ऐप में वो है। आप तस्दीक ऐप में आप लेट सपोज आपके पास कोई भी घर पर काम करने के लिए आया या आई, या ड्राइवर या कोई भी, आपने जैसे ही उसका NIC नंबर डाला तो तस्दीक ऐप आपको उसी वक्त बता देगा
कि ये क्लियर है या ये वांटेड है। तो आपको एक इतनी अच्छी चीज बनाकर दी गई है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। यूटिलाइज नहीं तो अगर सपोज उसका फर्स्ट टाइम है तो फिर कैसे तस्दीक फर्स्ट टाइम किस तरह होगा? हाँ देखिए फर्स्ट टाइम है तो अब होने अब से पहले रिपोर्ट कैसे कर कराएंगे सकते हैं? तो फिर वो नहीं, तस्दीक आप में चली हो जाएगी सकता है पहले उसने कुछ ना किया और पहले वो मेरे घर आके काम कर रही है और आगे 6 महीने 8 महीने के बाद उसकी नीयत खराब हुई, उसने चोरी किया, जो भी उसने किया, फिर क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, आपके पास इतने सारे लिस्ट है, इतने सारे बच्चों के जो अगवा हो चुके हैं, क्या किया पुलिस ने? आप कह रहे हैं ना कि जाके आप पहले लॉस को फॉलो करें। मैं इसी पर बताता हूँ, जिस तरह अगर आपका कोई भी फर्स्ट टाइम करता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के लिए उसका एक CRO होता है। CRO जब एक किसी शख्स का बन जाता है उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड कहते हैं कि पहली मर्तबा भी जिसने किया हो, जब तक आप उसका CRO नहीं कराएंगे तब तक उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं आएगा। जब वो अगली दफ़ा पकड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा कि पहले भी उसके ऊपर ये केस था। तो अगर कोई भी केस होता है तो आप उसको इसका मतलब कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिपोर्ट करें। अपने ओन पे तो जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ देखें, जो क्रिमिनल होता है ना, जो अब्यूज़र है या क्रिमिनल है, वो किसी भी ज्यादती के बाद या कुछ के बाद मारता क्यों? क्योंकि वो भी डरा हुआ है। बेसिकली वो भी डर के आपको मारता है। अगर सना थी घर में और उनकी बेटियां थी घर में, शायद उनके हस्बैंड मौजूद नहीं थे और उन्होंने वैसे ही धमकाया हुआ है कि मैं तुम्हारी अम्मी को मारता। अब देखिए ना, जो विक्टिम है वो भी उस वक्त डरा हुआ है और जो अटैकर है वो भी डर के मारता है। अगर उसको ये पता होगा कि ये कुछ नहीं करेंगी, वो भी उनको कुछ नहीं करेगा और निकल जाएगा। मगर जिस मोमेंट पे उसको ये अंदाजा होगा कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ कर देंगी मुझे, तो वो भी अटैक करेगा। फॉर देखिए, नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि हमारी सेफ्टी, जब हम डूब रहे होते हैं तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि हम अपने बच्चे की टांग पकड़ें, किसी से हमें सहारा चाहिए होता है। तो क्रिमिनल भी डर जाता है। उस वक्त अपनी सेफ्टी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कोई ऐसा ड्रास्टिक कुछ भी ऐसा करना जहां आपकी सेफ्टी जा सकती है और आपके बच्चों की सेफ्टी जा सकती है। तो सेंसिबल यही है कि जब आपने उस बंदे को जब सबसे पहले तो वो आया है और आपके पास उसका पिक्चर और NIC कार्ड है ना, वो कुछ करते हुए 2 दफ़ा सोचेगा कि भाई इन्होंने हमारी पिक्चर ली है, ID कार्ड इन्होंने रखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए इस घर में। और गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस जो जैसा भी है वो आप वहाँ रिपोर्ट करें, खुद पिक्चर्स खींचें, जो अपने लेवल पे जो आप नॉलेज फैला सकते हैं, अवेयरनेस, वो काम तो करें। अब अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम इस पूरी दुनिया का एक बहुत डॉट है, छोटा सा पार्ट है ना, मगर ये अवेयरनेस कहाँ कहाँ तक जाएगी? तो बात ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद तो काम करें और फिर वो मेटा लेवल पे आना शुरू फैलता जाएगा ना। अच्छा, अब हम बाहर वालों की तो बात करें, अब हम घर वालों की बात भी करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट हम अब किसी पे भी नहीं कर सकते, मेरे साथ करना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। सानिया हमारे साथ मौजूद है और सानिया क्या शेयर करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सानिया है और मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जी। मैं जब 6 साल की थी, मेरे बाबा का इंतकाल हो चुका था। मेरी मम्मा ने दूसरी शादी करी थी किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि ख़र्चा वगैरह कुछ घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मम्मा को दूसरी शादी करनी पड़ी। अच्छा, मैं तब 6 साल की थी जब मम्मा ने दूसरी शादी करी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करना शुरू कर दिया ना। अब मुझे मतलब तब इतना आइडिया नहीं था कि गलत टच क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि 6 साल की थी, तब इतना आइडिया नहीं था। तो ऐसे जैसे दिन बढ़ते गए, बाबा ने गलत तरीके से टच करना शुरू कर दिया। सोई हुई हूँ किस तरीके से, बाबा ने आके गलत तरीके से टच कर दिया और मुझे उठा दिया और मैं डर के एकदम से उठ गई। मैं हमेशा मम्मा को बताती रही कि बाबा मुझे गलत तरीके से टच करते हैं, तो मम्मा इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानती थी और मुझे कहती थी कि शायद तुम्हें ये इस वाले पापा को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तभी तुम्हें अच्छे नहीं लगते और तभी तुम उनके बारे में ऐसे बात करी, वो ऐसे नहीं है। तो मम्मा मतलब हमेशा मैंने मम्मा को यही बात समझाई, मम्मा वो गलत तरीके से, लेकिन मम्मा ने कभी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन बढ़ते गए, बाबा ने अपने हरकतें और बढ़ाते गए, गलत तरीके से टच करते रहे। कैसे खड़ी हुई हूँ, कैसे बैठी हूँ, कैसे लेटी हुई हूँ, वो मेरे साथ आके बैठ जाते थे। फिर मैं जैसे बड़ी होती गई, जैसे 9 साल 10 साल मेरे हुए, तो फिर मेरे हाथ में जब मोबाइल आया तब मुझे आइडिया हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत है, क्योंकि बाबा ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैंने अपनी दादी को बताया, दादी ने फिर कहा कि ये तो बहुत गलत है, आप अपनी अम्मी को बताएं, क्योंकि हमारा तो उनमें कोई हक ही नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, और अगर मैं उनसे कोई बात करूंगी भी तो वो गलत तरीके से मुझे भी ट्रीट करेंगी। तो मैंने कहा कि मैंने मम्मा को भी बताया, मम्मा ने मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करा। अब दादी भी अब कोई बात कर नहीं पा रही थी, मैं भी, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बात बढ़ती रही। आज तक मेरे बाबा मुझे गलत तरीके से टच करते और आज तक मम्मा ने इस बात को कभी भी मतलब यकीन में नहीं लिया, या उनको पता है तो वो खुद नहीं ऐसा कर रही,
या फिर अपना रिश्ता बचाने के लिए मुझे मतलब इग्नोर कर रही हैं इस बात को। मैं अपनी दादी के यहाँ भी कुछ दिन रुकती हूँ तो बाबा उनको धमकियाँ देते हैं कि जवान बेटी है, आप उनके यहाँ ना रोकें, आप अपने घर पर लेकर आए। फिर घर लेकर आते, फिर मेरे साथ बाबा उस तरीके से टच करते हैं। मैं सोई हुई हूँ, आ जाते हैं मेरे रूम में, मम्मा घर पर नहीं है, गलत तरीके से उठा लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, जो बहुत मतलब इरिटेट होता है कि भाई पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादी के यहाँ भी नहीं रुकने देते और घर भी रुको तो भी यही हाल है। मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम 15 साल की हो? जी। तो तुमने अभी तक किसी और मतलब तुम्हारी अम्मी यकीन नहीं कर रही हैं और तुमने और किसी रिश्तेदार से डिस्कस नहीं किया है? नहीं, दादी ने मुझे इस बात के लिए मना कर दिया था क्योंकि चाचू लोग चाची लोग सब थे। ऐसे बदनामी दादी ने कहा कि बेटी की ही होती है या फिर आपकी माँ का घर ख़राब होगा। दादी ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पास रह जाओ, लेकिन मेरे जो दूसरे पापा हैं वो मेरी अम्मी को मतलब इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि ये मैं वहाँ रुकूँ। सना, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जहाँ पर अब्यूज़ हो रहा होता है ना, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप किसी किस्म की सपोर्ट लो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो आपके पापा नहीं है, आप उनको वो मिसयूज़ करें। और अगर वो इतने साल से अब्यूज़ चल रहा है तो सबसे पहले तो इसको ज़रूरत है रोकने की। आपके मुझे बताओ, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सपोर्ट या हेल्प कर सके? कोई खाला, कोई चचा, कोई मामू, कहीं कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि जो आपकी बात को अंडरस्टैंड करके कोई स्टैंड ले सके आपके ननियाल में? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकती, क्योंकि जब अपनी माँ ने ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करा तो मैं किसी और को बता दूँ तो कोई और मेरी ही बदनामी लगा दे। तो इस डर की वजह से मैंने किसी से ये बात शेयर करी ही नहीं। बदनामी क्या लगा दे? आपकी बदनामी नहीं होगी, ये उस शख्स की देखो, बदनामी होगी। एक चीज़ तो आप ये समझो कि ये उसकी बदनामी है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को एक तो सबसे पहले डिटैच करो, ये उनका गलत बिहेवियर है और ये उनकी बदनामी है, ये आपकी बदनामी नहीं है। ठीक है? गलत कहते हैं ना कि गलत होने देने में भी उतना ही जुर्म है जितना गलती करने वाले का। ये सना, इनसे ये आपको बेटा ये पता है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत है? जी पता है, अभी आकर ही मुझे पता लगा है तो क्योंकि बेटा पहले इतना आपने आइडिया क्या नहीं था। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो आप इतना तो माशाल्लाह 15 साल की हो, आपको ये तो पता है ना कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जी बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर क्या खुद से आपका क्या दिमाग कहता है, मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए? मुझे ऐसे, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, कि बस मेरे साथ की और लड़कियों के साथ ये ना होना चाहिए। और जो मेरे बाबा हैं उनको इस बात की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए आपके साथ जो, हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ये रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इजाज़त दो तो हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे। मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ अपनी दादी के रेफरेंस से। अगर मेरी दादी इजाज़त देंगी तो फिर मैं इस बात के लिए कह सकती हूँ आगे। मतलब उसके लिए फिर हमें आपकी दादी को कन्विंस करना। नहीं, इजाज़त की क्या बात है? मतलब तुम जब तक उनके अपने घर में रहोगी तो तुम इसी तरह से शिकार होती रहोगी। एक चीज़, आपका नाम क्या है? बच्चे हैं ना, उनको सपोर्ट चाहिए होती है। सानिया नाम बताया। इसका भी एक तरीका है, ये अगर चाहें हम इनकी जो मदद इस तरीके से हो सकती है कि हम इनको फौरी तौर पर दारुल अमान भिजवा देंगे। और पुलिस जो है बगैर इनका नाम सामने आए हुए बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, तो इनको दारुल अमान भी भिजवाया जा सकता है। और बाद में अगर ये चाहें तो जहाँ पर ये चाहेंगे इनको वहाँ पर भिजवाया जा सकता है। इनके वालिद चाहे जितने भी ताकतवर हो, जब इनका स्टेटमेंट सामने आएगा तो पुलिस का जो कानून जो कहता है हुकूक निस्वा एक बिल है, तो आप उसको डर है एक्चुअली ये है कि इसकी अम्मी का घर खराब हो जाएगा और उनके 2 बच्चे और आपको फिर इसका अपनी क्या लाइफ के साथ मतलब है कंप्रोमाइज निदा? करना पड़ेगा। नहीं, जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी उसका कोई साथ नहीं देगा। बात ये है, एक्चुअल मसला यही है कि वो बच्ची खुद स्टैंड नहीं ले रही है क्योंकि उसकी अम्मी का घर खराब हो जाएगा और उनके 2 एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी समिया, आपके पास मोबाइल है? आपने कभी मोबाइल का वीडियो ऑन करके वहाँ रखा उस जगह पर? जब भी, जैसे आपने कहा कि जब भी आप बैठी होती हो या लेटी होती हो वो आते हैं और बैड टच करते हैं, कभी आपने कोई प्रूफ लेने की कोशिश की? प्रूफ मैंने बनाने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जिस वक्त मैं अपने ख्यालों में होती हूँ या किसी काम में बिजी होती हूँ तभी ये ऐसा होता है। यानी कि वो उस बच्ची की बेखबरी का फ़ायदा उठाते हैं कि जिस वक्त वो अपने मोबाइल में किसी चीज़ में लगी हुई है अपने काम में। हाई टाइम अब तो बहुत ही गलत बात है। मे बी आफ्टर द शो 6 साल से 15 साल तक देखें बेटा, वील हेल्प हर आफ्टर द शो। हाँ बेटा आप इस तरह एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस तरह के शो करने के बाद ये पता चलता है कि ज़माने में जो सब आप ड्रामे और फिल्में देखते हैं वो खाली फिल्में और ड्रामे नहीं होते, बल्कि रियलिटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं इस दुनिया में। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर्दे के पीछे नाजिया हैं, और नाजिया क्या सुनाना चाहेंगी, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। निदा, मेरी स्टोरी जो है, मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रही थी और ये सारी जो मतलब बातें हैं वो बिल्कुल क्लोज़ फैमिली सर्कल के अंदर से रिलेट करती हैं। मैं अपनी जो बेटे की स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत दिल पे पत्थर रख कर मैं ये शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं इस बात को सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं थे। मेरे हस्बैंड की कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं थी। मीनवाइल मुझे एक अच्छा जॉब पैकेज मिला, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं वो जॉब कर लेती हूँ। मेरा बेटा 3 साल का था उस वक्त, तो मेरे हस्बैंड इस बात पे राज़ी नहीं थे कि बच्चा बहुत छोटा है तो तुम कैसे जॉब मैनेज करोगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, स्कूल की जॉब है, ऑब्वियसली मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊँगी, हम कोई केयर टेकर रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आ जाऊँगी तो मैं बच्चे को देख लूँगी। मैंने उनको कन्विंस करा, मेरे हस्बैंड इस बात पे किसी हद तक राज़ी भी हो गए। और फिर मैंने इस बात का, क्योंकि मैं फ़्लैट्स में रहती थी तो फ्लैट सिस्टम था वहाँ पर, तो मेरी दोस्ती मेरे नीचे वाली जो नेबर थी उनसे बहुत अच्छी थी। मैंने इस बात का जिक्र करा कि मुझे ऐसे ऐसे जॉब ऑफ़र हुई है और मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जॉब करूँ, लेकिन मैं अरसलान की वजह से परेशान हूँ कि मेरा बच्चा छोटा है और उसको कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको कोई केयर टेकर हो तो आप बताओ ना मुझे, तो मैं उसको पे ऑफ़ कर दूँगी। तो वो भी, क्योंकि उनके हस्बैंड काम पे चले जाते थे, वो अकेली होती थी घर पे, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई केयर टेकर ही चाहिए तो चलो मैं आपका बच्चा देख लेती हूँ, आप अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ देना, जो भी पे ऑफ होगा वो मुझे कर देना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आपको भी आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, किसी हद तक मुझे बात माकूल लगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अरसलान को स्टार्ट ऑफ वीक वहाँ पर छोड़ा। 2-3 दिन तो मेरा बच्चा वहाँ पर अच्छे से रहा। उसके बाद से फिर जब मैं काम पे से वापस आती थी, वो मेरे पीछे भाग रहा है, डर रहा है, अजीब तरीके से चीख रहा है, तो उसके बिहेवियर में ना बहुत सर्टेन चेंजेस आने लगे। मैंने कहा ये इस तरीके से क्यों कर रहा है, मतलब इस तरीके से तो नहीं करता था। मेरा तो बहुत मतलब सुकून वाला बच्चा था, आराम से रहता था, कोई इतना ज़्यादा रोना धोना इस तरह का नहीं है मेरा बच्चा, तो इस तरह का क्यों रवैया कर रहा है वो। तो मैंने खैर कहा चलो छोटा है बच्चा, शायद मैंने अभी छोड़ा है उसको, इसलिए माँ नहीं होती मौजूद, बच्चा इसलिए परेशान हो रहा है, मैंने ये सोचा। फिर जब मैंने उसको नेक्स्ट वीक वहाँ पर छोड़ने के लिए सुबह जाने लगी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगा। फिर उसको बुखार भी हो रहा था। मैंने उज़मा से कहा कि उज़मा ये नहीं आ रहा ना बिल्कुल वहाँ पर तुम्हारे पास रहने के लिए, तो ऐसा करो तुम घर पर आ जाओ। उसने कहा चलो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने अपने लाउंज के अंदर कैमरा लगाया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने, मासी की वजह से हम लोगों ने, और मैंने इस चीज़ को किसी से डिस्कस भी नहीं किया था। तो उज़मा घर पर आई है बच्चे के पास, और क्योंकि सो रहा था अरसलान, और मैं अपना सुबह मॉर्निंग में काम पे चली गई और मैंने उज़मा को चाबी दी, उज़मा घर पर आ गई। अच्छा, मेरा ध्यान ऑब्वियसली ज़ाहिर है काम में थी, लेकिन मुझे ये ख्याल था कि एक तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है मेरे, प्लस वो रहना भी नहीं चाह रहा बिल्कुल उज़मा के साथ, तो ज़ाहिर है मेरा ध्यान बार बार काम से हटकर वहाँ पर जा रहा था। मैंने मोबाइल उठाया है और जब मैंने वहाँ पर देखा है कि उज़मा उसके साथ कर क्या रही थी, तो आप सोच नहीं सकती हैं निदा, मेरे हाथ पांव काम करना छोड़ चुके थे उस वक्त, और मैं इस कदर परेशान थी कि ये औरत मेरे बच्चे के साथ कर क्या रही है। 8 साल का बच्चा, उसकी क्या मेंटालिटी होगी उस वक्त, और वो औरत उसके साथ इतने, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो बयान कर सकूं आपको कि वो जो कर रही थी, और गुस्से के मारे मेरा लग रहा था दिल फट जाएगा उस वक्त। मैं इतना परेशान थी, मेरे हाथ से मोबाइल छूटा है, मैं इस कदर परेशान हुई हूँ वहाँ पर। मैंने स्कूल में बात करी मैनेजमेंट से, और मैं उल्टे पैर वहाँ से रिक्शा लेकर भागी हूँ घर पर, और मैंने घर पर आकर उस औरत को इतना मारा है कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस औरत को वहीं से जान से मार दूँ। मैंने पूरा मोहल्ला जमा करा है और उस औरत को इतना मैंने जलील करा है कि आइंदा कोई औरत ये काम करने का सोचेगी भी ना तो ज़रूर एक दफ़ा अपना ये हशर इस औरत का देखेगी और ज़रूर इबरत का निशान अपने आप को समझेगी वो। मैंने उस औरत को बहुत मारा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो मेरे बच्चे के साथ जो सलूक कर रही थी और जो उसके साथ वो कर रही थी, मतलब मेरे पास इस चीज़ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं किस तरह बताऊँ कि मेरे बिल्कुल उस वक्त औसान खता थे, मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि ये किया क्या है इसने मेरे बच्चे के साथ।
हम लोग ये बिलीव ही नहीं करते कि ख़वातीन भी इस क्राइम में मुलव्वस हो सकती हैं। जी हाँ। या वो मेंटली सिक हो सकती हैं। वो तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और कितने केसेस देखने में आए हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि आदमी इस अब्यूज़ करने के लिए होते हैं, ख़वातीन भी बास टाइम ऐसे ही मेंटल सिकनेस का शिकार होती हैं। एंड दिस इज़ वेरी सैड। और हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम मुलाजमीन रखते हैं या हेल्पर्स रखते हैं, तो औरतें होती तो हम बड़े सुकून से होते हैं कि भाई अच्छा जी बच्चों को उनके पास छोड़ा हुआ है। किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, किसी पे भी। मगर इस केस में इन्होंने जो अच्छी बात की कि उसको बेनकाब किया, ठीक है, यही मैं वो बोल रही चीज़ मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि उन्होंने सबको जमा किया, बताया, ताकि लोग उस औरत से मुहतात रहें। ऐसे वक्त में ना लोगों को लॉ याद नहीं आता है। बिल्कुल। लोगों को ये याद आता है कि इसने मेरी औलाद के साथ किया क्या है। बिल्कुल, आप लॉ बहुत बाद में आता है। बहुत बाद में आता है। तो फौरी तौर पर आपने वही लोगों में अवेयरनेस फैलानी है ना कि ये जिस तरह के मैंने उनकी सबसे बड़ी सज़ा उनकी बदनामी है, जो वो बदनामी है। जिस मोहल्ले में वो रहती हैं, वो उनकी सबसे बड़ी सज़ा उनकी बदनामी है। और उसके बाद आप मैं इंटरेस्टेड होती हूँ पूछने में कि आपने बच्चे के साथ या आपने कैसे ये जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, आपने इसके लिए बच्चे के साथ क्या किया। ये मेरी नीड है क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ कि वो तो हो गया, आपने जो किया बहुत अच्छा किया कि आपने स्टैंड लिया और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी। वो कहते हैं ना कि मदर की जो अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो बिल्कुल शेर की तरह होती है। अगर उसका मैस्कुलर और फेमिनिन मिक्स हो जाए ना तो उससे स्ट्रांग कोई रहता नहीं है। तो आपने उसको यूटिलाइज किया, बहुत अच्छा किया। मुझे बताएं आपने अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट किया उसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अगर कोई हादसा हो जाता है उसके बाद आप हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए या अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं। बिकॉज जब कुछ हो जाता है वो तो होता है कि अब्यूज़र वो चला गया, वो जो हो सकता था वो कर दिया, उसके बाद अपने बच्चों का भी ख्याल करें। वो ट्रॉमेटाइज बच्चे हो जाते हैं, उसमें से कैसे निकाला उससे, क्योंकि उसके बाद जब आप खामोश हो जाते हैं ना और उसके बारे में दोबारा बात नहीं करते, बच्चा ऑटोमेटिकली समझता है कि उसकी गलती थी। तो प्लीज़ अगर कोई इंसिडेंट कभी भी कोई किसी किस्म का अब्यूज़ या कुछ हादसा आपके बच्चे के साथ हो जाता है, चाहे वो 4 साल का है 3 साल का है, आप ये समझें कि अगर कोई हादसा हो गया, वो मैच्योर हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त मैच्योर हो गया, तो ये मत समझें कि अब मैं इससे बात नहीं कर सकती, क्योंकि द मोमेंट आप उस चीज़ को साइलेंट कर देते हैं, वो 40 साल में 50 साल में बीमारियों की तरह या किसी और तरीके से नज़र के आता है, क्योंकि उसको जवाब चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ, वो क्या वजह थी। तो प्लीज़ साइलेंट ना हो। अगर कोई हादसा हो गया है, उसको आप कहते हैं ना होने को आप नहीं रोक सकते थे या नहीं रोक सके, बच्चे को थेरेपी पे लेके जाएं, खुद भी जाएं। बच्चों को बहुत सारे थेरेपी पे लेके पेरेंट्स जाएं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, अपनी उनको खुद नहीं थेरेपी पता कराएं, होती बिल्कुल कि हमें करना क्या है, इसका क्या हल है। कोचिंग लें, थेरेपी कराएं। EMDR थेरेपी है, वो एक सेशन में आप जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखों की मूवमेंट्स के अंदर वो जो पिक्चर्स होती हैं, जैसे आपने स्पेशली आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग भी कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है कि जिसमें उनकी पिक्चर या वीडियो ब्रेन में एक मेमोरी में स्टक हो जाती है, वो ट्रॉमा स्टोर हो जाता है, वो आपकी बॉडी में भी इलनेसेस की तरह निकल के आएगा, डायबिटीज़ की तरह, थायराइड की तरह, और आपके बच्चों में भी। तो प्लीज़ जाएं, EMDR थेरेपी कराएं। एक सेशन होता है, वो आपकी आई मूवमेंट से आपको वो चेंज करते हैं, उस स्टकनेस से निकालते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी को कम करते हैं और आपको आपकी लाइफ में आगे ब्लॉसम करने की जो है ना वो सलाहियत देते हैं। क्या है इस टेस्ट का नाम? ये एक थेरेपी का मोडालिटी है, EMDR, EMDR, बिल्कुल। और ये इसके लिए कहाँ जाना होता है? बहुत सारे लोग हैं, अगर आप अब तो गूगल आपके पास, अगर आप देखें कराची में जो लोग ट्रेंड हैं EMDR के लिए, प्लीज़ उनके पास जाएं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सालों साल थेरेपी नहीं लेनी, आप लाइफ कोचेस के पास जाएं, 8-10 सेशंस के अंदर आपको, और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर भी एक जाने के बाद में देखूंगी, अगर एक नंबर हम दे सकते हैं, मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि जिनका इंस्टीट्यूट है आपको फ्री में भी मिलता है, ये 200 में 300 में भी काम हो जाएगा। लोग हैं जो नए ट्रेन होकर आ रहे हैं बाहर से, इधर से, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ढूंढेंगे ना, आपको गूगल पे 10 चीज़ें मिलेंगी। और ये EMDR जो है, इस टेस्ट से क्या पता चलता है? ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं, थेरेपी है। हाँ। कि ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कि जिनको कोई पिक्चर या कोई इमेज या अपने हस्बैंड का कोई इमेज या किसी गलत अब्यूज़ का इमेज उनके ब्रेन में स्टक हो गया है। जैसे इन्होंने कहा, आपने देखा था इनकी वॉल्यूम कैसे, गुस्सा, उनको वापस से वो गुस्सा, हालांकि वो इस वक्त नहीं हो रहा कुछ भी, मगर उनके दिमाग में वो वीडियो कहीं ना कहीं फंस गई है, वो इमेज उनकी ब्रेन की मेमोरी का पार्ट बन गया है। तो EMDR क्या करता है कि वो जो इमोशनल चार्ज आ रहा था ना, अभी भी देखा था उनको गुस्सा आना शुरू हो गया था, इसका मतलब ये है कि ये शायद 10 साल तक ये इमोशनल चार्ज कैरी करती है। इट्स नॉट हेल्दी फॉर हर, इट्स नॉट हेल्दी फॉर द चाइल्ड।
सो शी अगर ये EMDR थेरेपी कराती हैं तो ये जो इमोशनल चार्ज आ रहा है ना ये ख़त्म हो जाएगा और कॉन्शियसली वो उसके ऊपर काम करेंगी, मगर जो उसकी इंटेंसिटी है ना इमोशंस की वो कम हो जाएगी और वो इनकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपके ऑर्गन्स आपको सारे उनको डैमेज करेगा और सारी बीमारियां यहीं से आती हैं। और वो बच्चा भी जब बड़ा होगा तो वो रिलेशनशिप्स नहीं बना सकेगा क्योंकि उसके अंदर ग्रज होगा, चाहे वो क्योंकि उसने अपने दोस्त बनाने या अपनी बड़े होके कोई शादी करनी है या गर्लफ्रेंड बनानी, वो नहीं बना क्योंकि वो ग्रजेस फिर उन पे रिश्तों पे निकलते हैं। वो जिंदगी भर के लिए अपना ट्रस्ट जो है लोगों पे खो देता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जो भी बच्चा इस अब्यूज़ से जब गुजरता है ज़िंदगी भर उसके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल पाती, वो सारी ज़िंदगी चलती है। फिर उस अगर उनकी सही से काउंसलिंग नहीं की जाए, हो जाता है ना, बिल्कुल, तो वो आगे चल के फिर वो क्रिमिनल्स बनते हैं, फिर वो वही हरकतें करते हैं, तो बहुत बुरे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पूरी फैमिली उस ट्रॉमा से गुजरती है। एक अब्यूज जो होता है वो ब्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देता है। जी बिल्कुल सही। तो आप सोचें कि उस एक इवेंट का जब इम्पैक्ट, मगर मैं साथ में ये भी ज़रूर कहती हूँ कि अगर वो ट्रॉमा 5 मिनट में या 10 मिनट में हो तो उसकी हीलिंग भी उसी तरह हो सकती है। ब्रेन इतनी खूबसूरत चीज़ है कि कहते हैं ना कि आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और जैसे मर्जी। तो अगर आपके ऊपर ट्रॉमा या अब्यूज़ ज़िंदगी में रहा है तो आपकी हीलिंग भी वैसी हो सकती है। उसी 10-15 मिनट में कोई ऐसी चीज़ मैजिकल हो सकती है कि आप उसको रिवर्स नहीं अगर कर सके तो आप उसको कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं ताकि आप आगे आने वाले वक्त में इंटेंसिटी और बीमारियां और बच्चों के सोशल इश्यूज़, क्योंकि ये बच्चा अगर 6-7 साल की उम्र में अब्यूज़ हो गया है, इससे आप बात करें, इसको आप बताएं कि ये जो हुआ ये गलत था, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, मगर जिसकी गलती थी हम उसकी गलती थी और अब हम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। टॉक टू द चाइल्ड प्लीज़, प्लीज़। थेरेपी तो नेक्स्ट है, मगर प्लीज़ अपने बच्चों से बात करें। जहाँ आप खामोश हो जाएंगे बच्चा समझेगा उसकी गलती है। ये रूल ऑफ थंब है कि प्लीज़ ये ना करें, बच्चों से बात करें, साइलेंस। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट खातून की तरफ। सफ़िया हमारे साथ है। सफ़िया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सफ़िया। जी निदा, मैं भी अपना एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे उस तजर्बे से जो है जितनी ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं इस शो को वो जो है फ़ायदा उठा सकें। जो हादसा सारिन के साथ अभी हुआ है वो 1 साल पहले उससे मैं बच चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, जॉब करती हूँ, अपने बच्चों को जो है पूरा दिन टाइम नहीं दे सकती। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं 7 बजे उनको स्कूल ड्रॉप करके अपनी जॉब पर चली जाया करती थी। मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पर होते थे तो रात को 11 बजे आते थे। 6 बजे जब मैं वापस आती थी तो मेरे बच्चे पहले मदरसा और ट्यूशन पढ़ के मेरे साथ ही समझे घर में आधे घंटे के फासले से आ जाया करते थे। मैं 4th फ्लोर पर रहती थी और बच्चे 1st फ्लोर पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो एक बेटी है, 3 बेटियां और एक बेटा है। मेरा बेटा सबसे छोटा था, एक 4 साल की बेटी थी, एक 3 साल का बेटा, एक 8 साल के और एक 10 साल के। मेरे 4 बच्चे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब जॉब से आ गई तो मेरी एक जो बेटी है, जो सबसे छोटी बेटी थी, बेटे से बड़ी वाली, वो नहीं आई। अच्छा, सराउंडिंग में मेरे 6 घर थे। मेरी सास भी वहीं रहती थी, मेरी देवरानी भी वहीं अलग फ्लैट में रहती थी, मेरी एक बहन भी थी, मेरी बहन की सास भी थी। मतलब हमारे अपने इतने सारे घर थे कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि मैं बिला झिझक, मतलब इतनी ज़्यादा रिलैक्स होती थी कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई देख रहा होगा ना, तो इतनी ज़्यादा रिलैक्स फील करती थी। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची 2 घंटे तक जब नहीं आई, मैंने सबको कॉल्स करना शुरू की। अच्छा, वो बच्ची की आदत थी कि उसको कोई प्यार से बात करता था, कोई चीज़ देता था ना, फ़ौरन उसकी ही साइड हो जाती थी, हमें पूछती ही नहीं थी। छोटी थी, 4 साल की, जाहिर सी बात है। तो उस दिन बच्ची जब 2 घंटे तक नहीं आई, 8 बज गया, मैं 6 बजे की घर आई हुई, 6:30 बजे ये लोग आ जाते थे। तो मेरा जो है ना दिल परेशान हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी सास को कॉल की, उन्होंने कहा नहीं वहाँ पर नहीं है। फिर मैंने अपनी देवरानी को कॉल की कि शायद उसके बच्चों के साथ होगी, वो वहाँ पर भी नहीं। मैंने अपने तमाम घरों में कॉल कर ली। फिर जब मेरे औसान ख़त्म हुए तो मैं निकली तो मेरे छोटे वाले ने, बेटे ने बोला, मम्मा यासिर भाई जो है ना ऊपर वाले, वो उसको चॉकलेट दे रहे थे। उसकी वो बात मेरे दिमाग में क्लिक की। मैं फ़ौरन भागी अपने घर से, मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, मैं बस बहुत बुरे तरीके से भागी। और वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो मेरी बच्ची की चप्पल उसके अपार्टमेंट के बाहर रखी हुई थी और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, मैं नहीं बता सकती निदा कि उस वक्त मेरा क्या हाल था। मेरी बच्ची सिर्फ 4 साल की थी, उसको कोई अकल नहीं थी। और वो बच्चा जो उस घर में था ना, उसकी फैमिली कहीं शादी में गई हुई थी,
1 हफ्ते से हमें पता था कि वो घर पर है, अकेला रहता है, मतलब 1 हफ्ते के लिए उसकी अम्मी बता कर गई थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो हमें ये बात पता थी। तो मेरे जहन में जब ये बात आई कि वो बच्चा घर में अकेला और मेरी बच्ची वहाँ गई है, और जब मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद, मैंने वो दरवाज़ा किस तरह, बस मैंने इतनी ज़ोरों से अपने हाथों से उसको पीटा कि मेरे पूरे मोहल्ला जमा हो गया। फिर वो लड़का घबरा के बाहर निकला। जब बाहर निकला तो कहने लगा, आंटी नहीं आप क्यों परेशान हो रही है, तो मेरे पास ही थी और वो चॉकलेट खा रही थी। उस मैं नहीं बता सकती कि बच्ची की कंडीशन वो तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जो देखा घर आकर उसको, उसके जिस्म पे कुछ निशानात थे। बस मैंने उस वक्त ही 15 को कॉल करके उस लड़की को पुलिस में बस उसके हवाले किया, और मैं नहीं बता सकती कि मेरी क्या कंडीशन थी, मैं बस मुझसे बयान भी नहीं किया जा रहा। क्या एज थी? लड़का कितना बड़ा? लड़का 18 साल का था। हम लोग ये सोचते हैं कि वो जो सामने ही देखते देखते बड़े हुए हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट। और यही स्ट्रेंजर डेंजर की जो वहाँ पे टर्म यूज़ की जाती है, यहाँ पे भी है ना जी, यहाँ के बच्चों में यही अवेयरनेस लाएं। 4 साल की बच्ची थी ना, वो स्कूल भी नहीं जाती होगी, तो बस मगर जब भी हो थोड़ा थोड़ा समझाने की कि आपने किसी स्ट्रेंजर से कोई कैंडी, कोई टॉय, किसी भी बच्चे मासूम होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए कितना मतलब बड़ा इंसिडेंट हुआ इस वजह से, वेरी सैड। मगर जो आपने किया वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आपने पुलिस में मतलब इसका मतलब आपका दिमाग जो है वो अटेंटिव था। और इसलिए आपने अपने बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मगर फिर भी अगर कोई रिश्तेदार भी रहते हैं, कभी कभार माएँ भी ख्याल नहीं रख पाती बच्चों का, तो रिश्तेदार सब अपने अपने गोरख धंधों में बिजी हैं, वो क्या ख्याल रखेंगे? ये तो पूछेंगे पुलिस को जब बुलाया उसके बाद क्या हुआ और पुलिस ने क्या किया? अच्छा, पुलिस ने फिर क्या किया ये भी बताइए आगे। उस वक्त तो पुलिस उनको ले गई थी। फिर उनके जो पेरेंट्स थे वो वहाँ से आए शादी से, उन्होंने मुझसे बहुत कोशिश की इस बात की कि मैं उस लड़के को माफ़ कर दूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती थी। और फिर उन्होंने जो है वो उस लड़के के साथ पुलिस ने कार्रवाई की, उसको सज़ा दी। फिर जाहिर सी बात है मैं तो उसको सज़ा दिलवा कर रहूँगी ना, क्योंकि मेरी बच्ची तो बच गई, कल को किसी और की बच्ची अगर उस चीज़ का निशाना बन जाती। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली ये वाले लड़के जो जवान हो रहे होते हैं, उनके अलग हार्मोन्स होते हैं, इन लोगों से तो ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हेल्पर्स भी जो हैं वो ये जवान लड़के रख लेते हैं घर में, और मैं तो उन सबको भी ये कहूँगी कि भाई आप, एक तो चाइल्ड लेबर भी है कि अगर आप छोटे बच्चों को घर में रख रहे हैं, बहुत सारे घरों में काम कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता वो उनके हार्मोन्स हैं, वो क्या देख रहे हैं मोबाइलों पर। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, अपने बच्चों को इस तरह नहीं किसी के हवाले करें। ये बहुत सोचने का मुकाम है, और ये मैं हर तरह के लोगों को कहूँगी, चाहे कोई एलीट क्लास से भी ताल्लुक़ रखता हो। वो लोग घर में मुलाजमीन रखते हैं और एक पूरा एक मेला होता है मुलाजमीन का, सर्वेंट क्वार्टर, पीछे ड्राइवर, खानसामा और वगैरह वगैरह, पता नहीं ना जाने कितने बच्चे इस लेकिन आप लोग पता नहीं मेरे से इत्तेफाक करें ना करें, मैं जब पुराना दौर था, जब हम भी बच्चे थे, जब हमारे माँ बाप हमें देखते थे, नौकर तो उस वक्त भी होते थे, लेकिन आप लोग ये देखें उस वक्त रेशो कम था, क्योंकि माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, माँ की इन्वॉल्वमेंट स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा थी। नौकर तो उस वक्त भी थे लोगों के घर में, लेकिन लोगों को वहाँ पे उस वक्त उनको उनकी औकात पे रखा जाता था। अब नौकर एक फैमिली का हिस्सा है, नहीं है वो फैमिली का हिस्सा, ना कभी बन सकते हैं। माँ बाप को मैंने फिर वही बात करूँगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, क्या, पहले भी तो सब कुछ होता था, पहले भी बच्चे पैदा होते थे, शादियाँ होती थी, बच्चे बड़े होते थे, पहले भी होता था। वजह क्या है? वजह ये है कि मोबाइल फ़ोन आ गया है, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है, लोगों को वक्त से पहले सब बातों का पता चल चुका है। तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों पे शेर की निगाह रखें, क्योंकि वो आपकी चीज़ है। और मुझे पता है ज़माना बहुत मुश्किल है कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के सर्वाइवल की तरह के लिए, मगर आप ये सोचिए जिस बच्चे की खातिर आप जॉब पे जा रही हैं, दोनों ये सोच कर के उसकी फीस अदा करनी है, अगर वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो जाए तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? वो तो बच्चा फिर कुछ बन ही नहीं पाएगा। उस पैसे का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको अपने बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी साल का होगा, उसको बचाना पड़ेगा। अवेयरनेस उसको देना मतलब ये है कि उसको बचाना। अगर उसको पता होगा चीज़ों के मामले में तो वो भी खुद अटेंटिव रहेगा और आपको बहुत, वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। तो ये वही वाली बात है कि हमें अपने बच्चों पे जितनी हम तवज्जो देते हैं उससे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब्यूज़ सिर्फ यही नहीं हो रहे। वो जो स्क्रीन्स पे बैठा है, वो जो इंटरनेट पे बैठा है, वहाँ पे भी कितने सारे केसेस देखे हैं कि उससे किडनैपिंग्स हो रही हैं, उससे दोस्तियाँ हो जाती हैं और फिर वो मतलब लाइक वेस्ट में तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं ये चीज़ें। वो घर पहुँच जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। रोब्लॉक्स और अलग अलग गेम्स है बच्चों के। अगर आपके बच्चे खेलते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि उनके थ्रू, डिस्कॉर्ड के थ्रू आप गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आपके बच्चों के लिए कि वो आपके सामने घर में तो बैठे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पर किससे मुखातिब हो रहे हैं, किस उम्र के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और वो वक्त से पहले और क्या डेंजरस चीज़ें सीख रहे हैं जो उनको नहीं सीखनी चाहिए। मैं छोटा सा एक मैसेज ये देना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को ना अपने उम्र से बड़े बच्चों से दोस्ती ना करने दें प्लीज़। अक्सर बच्चों में ये होता है कि जी हमारे वो 7th क्लास में है तो जी 10th क्लास का बच्चा जो है आपका दोस्त है। नहीं, क्यों है? खत्म, नहीं करना। छोटे बच्चे जो अपनी या तो उम्र के साथ के बच्चे या फिर छोटे बच्चे, ये आपके बच्चों की बेहतरी है। बिल्कुल सही कह रही है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसकी कोई लॉजिक बताओगी कि क्यों ऐसा है? जैसे अक्सर मुझे भी ये मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा कि बड़ी लड़कियों से दोस्ती ना करो। मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने भी उसको यही बात समझाई। इसकी लॉजिक क्या है? हम माँ बाप को क्या समझा सकते हैं? अगर आप देखो ना मेच्योरिटी लेवल, हर इंसान का जो एक्सपीरियंस, एक होता है आपकी बायोलॉजिकल एज होती है और एक आपकी मेंटल एज होती है। मेंटल एज होती है कि आप, कुछ बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। बायोलॉजिकल एज तो उनकी 7 ही है और मेंटल एज उनकी समझो किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे हम इससे पहले ये जो केस था 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा किसी ऐसे इंसिडेंट से लाइफ में गुजरा है जिससे उसकी, अब देखो मेंटल एज उसकी बढ़ जाएगी। वो 7-8 साल का बच्चा इज़ नॉट अ 7-8 साल का बच्चा एनी मोर। मगर वो बच्चे की मेच्योरिटी एज विल बी जस्ट लाइक कोई और बच्चा जो प्यूबर्टी की एज में होगा, बिकॉज उसको एक सर्टेन अवेयरनेस आ गई। अब आप उसको मेंटली, तो आप उसको कैसे नेविगेट कैसे करेंगे? आपके घर पे आप उसको डील करें, बट आप उसको ये बताएंगे कि देखो बायोलॉजिकल एज से तुम 12 साल के बच्चों, 12 साल के बच्चों के साथ आप बिल्कुल, ताकि वो आपका बचपन ना लूज हो। बेसिकली क्या होगा कि जब वो मेंटली, जब कभी आप किसी इंसिडेंट से खुदा ना खास्ता गुजरते हैं और आपकी मेंटल एज बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं बड़ी एज के बच्चे, क्योंकि फिर वो उनसे कनेक्ट, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज हो गए, अब बॉडी चेंज होने शुरू हो गई, प्यूबर्टी की तरफ वो जाना शुरू हो गए। अर्ली प्यूबर्टी इसीलिए होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली उन लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं जो उनकी तरह होता है मेंटल एज। बट इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो बायोलॉजिकल एज है उसमें आपका बचपन है या उसमें आपका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, खेलना है, मज़े करने हैं, जो भी करना है। इसीलिए प्रॉबेबली पेरेंट्स जो कहते हैं ना, पुराने लोग बड़े वाइज थे, उनको बहुत पता था, जो अब हम पढ़ के मतलब नहीं बताते थे वो इसका, लेकिन कहते थे कि भाई अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करो। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस थी उनके पास। आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा उन चीज़ों के लिए जिसमें आपने आगे जाके डेवलप करना है। तो वो आपका जब बचपन में ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा जिसका कोई मकसद नहीं है आपकी एज के साथ, तो आप अपनी जो वो मासूमियत है वो आप ख़त्म करके आप बिला वजह का आप मैच्योर हो जाएंगे। जैसे आप बच्चों से मिलेंगे तो कुछ बच्चे आपको बहुत पक्के बच्चे मिलेंगे जो शेर भी आपको सुना रहे होंगे बड़े बड़े, मतलब लाइक गहरी बातों वाले। तो बच्चे ही अच्छे लगते हैं, वो बच्चों वाली बातें करें। बिल्कुल। इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर ये कि हम बच्चों को ना बच्चे एज एक्सेप्ट भी नहीं करते। माँ बाप क्या करते हैं, जब वो शेर सुना रहा होता है तो वो 4 लोगों को बोलते हैं इसका शेर सुनने। उस बच्चे को वैलिडेशन किस वक्त मिली? जब उसने मैच्योर एक्ट किया। तो बच्चा कहता है चलो मैं मैच्योर बन जाता हूँ ताकि मेरे अम्मी अब्बू तो मुझे बहुत प्यार करेंगे, नाउ आई एम लव्ड। तो जब आपका बच्चा कोई बचपने की हरकतें करता है ना, उसने कोई चीज़ गिरा दी या तोड़ भी दी या उसने मज़े कर रहा था, एटलीस्ट ही वाज एंजॉयिंग, उसको ख़राब ना करें उस मज़े को, चीज़ फिर बन जाएगी, मगर ये बचपना वापस नहीं आने वाला। हमारे साथ तो और मुश्किल होती है ना, मेरे 2 बच्चे अडल्ट हैं और एक बच्चा छोटा है, तो अब वो बेचारा कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तो मेरे बड़े बच्चे भी उसके पेरेंट बन जाते हैं और वो कहते हैं ओ भला ये तो बहुत ही बच्चे वाली चीज़ है।
तो मैं उनको रोकती हूँ, मैं कहती हूँ हम 2 पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, तुम लोगों को पेरेंट्स बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब उसका बचपन है, तुम लोग अडल्ट्स हो गए हो, उसका क्या कसूर है, वो करेगा बचपने की हरकतें, बेवकूफ़ी की हरकतें भी करेगा। बिल्कुल। सो कभी कभार ऐसा भी होता है। मैं नेक्स्ट जो अब मेरी खातून है उनकी तरफ चलती हूँ। शाइस्ता मेरे साथ हैं और वो क्या हमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी हमसे। जी शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाइस्ता है जी। और मैं अभी सबकी बातें सुन रही थी और सब लोग कह रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमारी अम्मी का इंतकाल हो चुका है और हम 2 ही बहनें हैं। तो जब माँ नहीं होती हम किससे शेयर करें, क्या बोलें। तो मेरी जब छोटी बहन के साथ ये वाक़या हुआ तो हम लोगों को तो खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। जब आपकी अम्मी नहीं है और आप की हम छोटी 2 ही बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी छोटी बहन और अब्बू काम पर चले जाते हैं, तो हम लोग रईस अमरोई में रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा दूर दूर मकान है, बहुत कम शॉप्स हैं। हालांकि थोड़ा सा जोर से बोलो, आपकी आवाज़ कम आ रही है बहुत। काफ़ी साल से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। अम्मी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है मोहल्ले वाले हमारी केयर करते थे, अब्बू नहीं होते थे, सब हमारे जानने वाले हैं वहाँ। हाँ। तो भाई नहीं है हमारा कोई ना। ओके। तो हम लोग, मैं अपनी बहन को भेज दिया करती थी कभी सौदा वोदा लेने ना बाहर। तो वो सिर्फ अभी 4 साल की थी। तो मैंने जब उसको सौदा लेने काफ़ी दफ़ा भेजा तो वो दुकान वाले अंकल हमें जानते हैं, तो आराम से वो चीज़ लेकर आ जाती थी। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, जब वो वापस आई तो बहुत घबराई हुई। मैंने बोला अभी क्या हुआ? कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, दुकान बहुत दूर है। मैंने बोला बताओ तो क्या हुआ? वो चुप हो गई। एक दिन मैंने कहा मेहमान आए, जाओ ले आओ सौदा, ज़रूरी है, अब्बू नहीं है। वो चली गई। मैं कुछ सामान भूल गई थी, मैंने कहा चलो मैं भी चले जाती हूँ। निकल जाती थी मैं इलाके में, मेरी उम्र भी 15 साल थी, तो मैं चली गई। तो जब मैंने देखा तो वो अंकल उसे चीज़ें भी दे रहे थे, लेकिन साथ साथ कभी उसकी नेक पे हाथ फेर रहे हैं, कभी उसके आगे पीछे जैसे उसे बैड टचिंग कर रहे हैं। मैं समझदार थी, मुझे एकदम समझ आ गया और मैं बहुत बुरा घबरा गई और मैं भाग के गई। मैंने अपनी बहन को पीछे किया और मैंने कहा आप तो अंकल मेरे अब्बू की उम्र के हैं, हम लोग यहाँ बचपन से हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं मेरी बेटी है, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। और मैं एकदम से रोने लगी। मैंने बोला नहीं ये प्यार नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं, क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं? मैंने शोर मचाया, 2-4 लोग आए क्योंकि वहाँ पे सूना इलाका था। लेकिन ये कि अंकल जो हैं वो अपने कहने लगे नहीं बच्ची खुद ही यहाँ खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी बहन को घर ले आई। अब हमें किससे बोलती, शाम तक मैंने इंतज़ार किया। अब्बू आए, मैंने अब्बू को बताया कि ऐसे ऐसे अंकल ने किया, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन जो है वो छोटी बहन है, उसे तो समझ ही नहीं है। तो जब वो अब्बू 4-5 लोगों को लेके गए, उनको लोगों ने 2-4 हाथ लगाए कि मारा भी, लेकिन वो घर काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं। तो लोगों ने कहा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, लेकिन क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए था? मेरे अब्बू खामोश हो गए क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तो चला जाता हूँ, पीछे से कहीं बच्चियों को नुकसान पहुँचाए कोई, इसलिए अब्बू ने बड़े लोगों की बात मान के माफ़ कर दिया उन्हें। नाकाबिल माफ़ी है मेरी नज़र में, इसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और बेटा आपने जो इतना बड़ा स्टेप लिया, आप खुद छोटी सी थी और जिस तरह आपने उस शख्स को स्टॉप किया और लोगों को जमा करके उसको बेनकाब किया, हैट्स ऑफ टू यू बेटा, माशाल्लाह, बहुत आपकी जुर्रत को सलाम है। इसी तरह हम सबको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो भी बच्चे हैं, सारी बच्चियों को तो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन मतलब लाइक कभी बाप या माँ हयात नहीं रहते और उनको वो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरी अम्मी ने मुझसे, जब मुझे वो समझा रही थी, तो मेरी अम्मी ने मुझसे अपने बचपन के कुछ ऐसे वाक़यात शेयर कि मेरे नाना का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था और उन्होंने भी मुझे इसी तरह अवेयरनेस दी। ज़ाहिर है उस वक्त जिस ज़माने में हमें तरबियत दी जा रही थी, उस तरह इतनी ओपनली बात नहीं करते थे पेरेंट्स। तो मेरी अम्मी ने मुझे इसी तरह समझाया था अपने वाक़यात को कि जब वो कभी इस तरह शॉप्स पे जाती थी तो बहुत सारे लोग जो शॉपकीपर थे वो कहते थे आओ पीछे के रास्ते से, आओ पीछे के रास्ते से। इस तरह बहुत सारे बातें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बच्चों को कि आप उनको खुल के नहीं बता सकते तो अपनी एग्जाम्पल्स दे के समझा सकते हो। उसी तरह मेरी अम्मी ने भी हमें समझाया कि इस तरह आपको फिर शोर करना चाहिए, आपको चिल्लाना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपके वालिद ने जो दुकान वाले थे उनको माफ़ करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, क्योंकि वो सबके साथ ऐसे उन्होंने ना माफ़ नहीं किया, उन्होंने उनको मौका दिया है। हाँ, कि जाओ और करो, ये सबसे बड़ी गलती। क्यों भाई, क्यों माफ़ किया? अगर एक मिसाल बनती उधर उस मोहल्ले में तो बहुत सारे लोग जो इस तरह सोचते
वो अवेयर हो जाते हैं और वो थोड़ा मतलब अगर कोई ऐसा है वहाँ तो थोड़ा सा डर और खौफ तो होता है, लेकिन वो अंकल तो फिर इस तरह के लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बास थोड़ी आते हैं जब तक आप उनको सजा ना दें। बिल्कुल, ये तो कह रही हूँ, उन्होंने माफ कर दिया, थोड़े दिन में सब लोग भी ये भूल जाते हैं कि हाँ भाई हुआ था, लोग नए आ गए, और वो अपना मतलब अपना काम जारी रखेंगे। वो बच्ची नहीं, कोई दूसरी बच्ची है, बच्चा जो भी कोई हो सकता है। और एक चीज और आई फील माफ करना इस तरह मेरी नजर में सही है। ये जब बच्चे, छोटे बच्चों की जो खास किस्म के जो आदमी होते हैं, ये जो बहुत छोटे बच्चों से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे वो 4 साल की बच्ची को ऊपर ले गया लड़का, या ये 4, 5 साल, 6 साल के बच्चों से ये जो अट्रैक्टेड होते हैं, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। ये आप सोचें कि आपने एक तरह से चीता या शेर मोहल्ले में खुला छोड़ा हुआ है, बिकॉज पेडोफाइल्स एंड दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स बट यू आर नॉर्मल। आप उनको ये अवेयरनेस फैलाएं कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उनको बेशक शायद किसी रिहैब में या कहीं जाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये नॉर्मल बिहेवियर ही नहीं है कि एक आदमी 4 साल या 3 साल या 2 साल के बच्चे से अट्रैक्टेड है। अब देखें, ये हमेशा से होता रहा है, मगर अब तो पता है कि ये एक डिसऑर्डर है। इस तरह से आप खुले, ये जंगल नहीं है जहाँ पर आप एक किसी को, अगर आपको ये पता चलता है, प्लीज़ आप उनको एक तो रिपोर्ट करें, बिल्कुल जैसे साइमा ने कहा कि आप इसको माफ़ ना करें, क्योंकि ये आपकी माफ़ी नहीं है, बात माफ़ करने की है नहीं। एक बंदे को मेंटल डिसऑर्डर है, उसको हेल्प चाहिए, आप उसको, उसकी भी मदद कर रहे हैं बेसिकली आप। अगर आप उसके मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करवा रहे हैं या अवेयरनेस फैला रहे हैं, आप उसकी सिर्फ मदद नहीं कर रहे, आप वो अब्यूज़र की भी मदद कर रहे हैं और 50 लोगों की और भी मदद कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डिसऑर्डर। और अब तो आप 2025 में आ गए हैं, अब ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है ही नहीं, फौरन देन एंड देयर उस चीज़ का फैसला करें आप। ये तो है ही नहीं कि माफ और ये और वो नहीं, उसी वक्त चाहे कोई आपके खानदान का फर्द ही क्यों ना हो। बिल्कुल, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे के अलावा उसने और किस किस के साथ ऐसा किया है। सो प्लीज, आपके बच्चों की कोई इज्जत खराब नहीं होगी, इज्जत उसी शख्स की खराब होगी जो ये घिनौनी हरकतें कर रहा है। इज्जत बढ़ेगी आपकी कि आपने स्टैंड लिया। बिल्कुल सही। सो आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन बेसिकली ये है कि हमें जितनी नज़र हम अपने बच्चों पे रखते हैं, उससे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, सिर्फ बच्चों पे ही नहीं, इर्द गिर्द वो किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें और ज़्यादा अपना जो वो कहते हैं ना कि दिमाग और ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा। ये मोबाइल्स नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, और नुकसान इसी तरह का पहुंचा रहे हैं कि अब जो घरेलू माएँ भी हैं वो भी इसका शिकार हो चुकी हैं कि उनको नहीं पता होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं किस वक्त। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इस डिस्कशन में शामिल होने का, और अल्लाह ना करे कि किसी के साथ यही चीज़ रिपीट हो जो सारिम के पेरेंट्स के साथ रिपीट जो हुई है। ये चीज़ें होती रहती हैं और इसको रुकना चाहिए। अब हम कब तक इन नंबरों को गिनते रहेंगे कि इस महीने इतने हुए, इस महीने उतने हुए। अब इस चीज़ को रोकना है। खुदा ना खास्ता बारी हमारी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।